अस्सलामुअलैकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। आई होप आप ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे एंड होपफुली हमारे साथ मौजूद होंगे। दिस इज सुबह से आगे। मेरा नाम है आयशा यूसुफ और आपको जुम्मा बहुत ज्यादा मुबारक। जुम्मा के साथ आपको यकुम शाबान भी बहुत मुबारक। शाबान मुअज़्ज़म का चांद नजर आ गया। आई एम इमरान हसन। लेट्स स्टार्ट अनदर डे। इस उम्मीद के साथ कि बहुत अच्छा गुजरे और इस यकीन के साथ भी कि अगर अच्छा ना गुजरे तो हम अगले दिन के लिए अपनी उम्मीदों को नहीं छोड़ेंगे। उम्मीद पे दुनिया कायम है, उम्मीद रहनी चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। शब बरात बहरहाल आज की तारीख के मुताबिक जिस तरह इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से तारीख बन रही है, इंशाल्लाह 13 फरवरी बरोज़ जुमेरात होगी। जो मरकज़ी रोयत हाल कमेटी है उसने ऐलान कर दिया शाबान का महीना भी रमज़ान के महीने की तरह, नॉट बिल्कुल रमज़ान जैसा लेकिन बहुत ही मुकद्दम और मुकद्दस महीना है और इसमें भी बहुत सारे आमाल की तलकीन की गई है, बहुत सारी क्या कहना चाहिए अपनी शख्सियत के ऊपर काम करने की तलकीन की गई है। सो बहुत सारी चीज़ें शाबान में भी की जा सकती है रमज़ान जैसी। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें तो की जा सकती है, वैसे आपको पूरा साल ही करनी चाहिए। और आपको याद है कि जिस वक्त शुरू हुआ था ये रमज़ान, ये जनवरी का महीना, तो हमने बताया था कि 5 जुम्मे होने वाले हैं। तो दिस इज द 5th जुम्मा ऑफ जनवरी, जो कि तकरीबन 800 साल के बाद ऑफ कोर्स। तो ये 5वां जुम्मा है और आज से यकम शाबान भी शुरू हो गया। तो आज का दिन जो है वो खास होता है। कितने अरसे बाद आया था 5 जुम्मा? 823 इयर्स के बाद। 823 इयर्स के बाद 1 जनवरी में 5 जुम्मे। आज 5वां जुम्मा है और आज आखिरी दिन यकम शाबान भी है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज के दिन आपने कोशिश ये करनी है कि ज्यादा से ज्यादा आप अगेन जो हम बात करते हैं कि नेकियों को तलाश करें, और अगर नेकी नहीं भी मिलती है तो हमारे यहाँ तो आपको पता है नीयत का बड़ा सवाब है। नीयत कर लीजिए अच्छे काम की तो इंशाल्लाह सब बहुत अच्छा हो जाएगा। बहरहाल जी अपनी इंटरेस्टिंग स्टोरीज की तरफ बढ़े। क्या ख्याल है? जी बिल्कुल आप बढ़िए। और सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं 15 मिनट में जितने पैसे उठा सकते हैं उठा लें। कहाँ से? मेरे सामने तो मुझे नजर नहीं अच्छा, चीन में एक क्रेन बनाने वाली कंपनी है, उसने मुलाजमीन को हैरान कुन ऑफर दी है। इस कंपनी ने मेज पर रखे तकरीबन 70 करोड़ रुपए के बराबर जो रकम थी, तकरीबन ऑलमोस्ट 70 करोड़ रुपए थे। मुलाजमीन से कहा कि आपके पास सिर्फ 15 मिनट हैं, इनमें से जितने पैसे उठा सकते हैं उठा लें। कितने उठाए जा सकते हैं? अच्छा, मैं आपको बताऊं, उन्होंने ये कहा कि यहाँ पे पैसे पड़े हुए हैं, इसमें से उठा के जितने पैसे आप काउंट कर सकते हैं ना वो आपके हो जाएंगे। अच्छा, मतलब उठाने को तो मैं होती तो मैं यूं करके उठाती ना सारे पैसे, है ना। तो ये नहीं, उन्होंने कहा कि काउंट कर सकते, जितने पैसे आप काउंट कर सकते हैं आप उठा लें और जितने आप उठा लेंगे वो सारे आपके हो जाएंगे। सोशल मीडिया पर बड़ी वायरल हो रही है ये वीडियो और इस वीडियो में मुलाजमीन को हम देख भी रहे हैं कि कितनी तेजी से वो पैसे समेट रहे हैं, बैग्स में भी भर रहे हैं। और इत्तलात जो आ रही है ना वो ये क्या आ रही है कि कितने पैसे एक मुलाजिम था, उसने 1 लाख युआन, 1 लाख युआन चाइनीज करेंसी और 1 लाख उन्होंने इकट्ठे कर लिए। तो जबरदस्त छोटे छोटे नोट होंगे ना, एक युआन के नोट होंगे। हाँ, ये हो सकता है। फिर भी जी बहुत अच्छी बात है, ऐसी ऑफर कभी कोई कंपनी दे तो मजा ही आ जाए मुलाजिमीन को, है ना। इट्स वेरी गुड, है ना। आपको मालूम है कितने पाकिस्तानी करना शुरू हो जाते हैं ना हम लोग। नहीं, मैं तो खुश हो रहा हूँ उनके बिहाफ पे। चलो किसी को तो मिल रहे हैं, मतलब इस तरीके से फ्री वाले। पाकिस्तान में तो नहीं मिलते, ऐसे नहीं होता। खैर एक और बात, अब क्या आपको पता है कि कितने % जो पाकिस्तानी हैं वो बाकायदगी से परफ्यूम लगाते हैं, खुशबू लगाते हैं? नहीं, मुझे नहीं पता। अच्छा, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग रिसर्च दैट वी हैव। हम बताते हैं आपको कि एक नया सर्वे आया है, उसके मुताबिक 32% पाकिस्तानियों में जो परफ्यूम का इस्तेमाल आम है। अल्हम्दुलिल्लाह वन ऑफ दोज 32%, बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। खास तौर पर आपकी जो मुख्तलिफ को वर्किंग स्पेसेस होती हैं, खुशबू लगाना बहुत ज़रूरी है। एक तो है ना, आओ ना कभी खुशबू लगा के वाला एक वैसे वाली खुशबू है, खुशबू। अच्छा, मेरा मानना इसमें यह है कि चले अगर आपने नहीं लगाई ना खुशबू, एटलीस्ट यू शुड शावर एवरी डे। मेरा ये मानना है, मतलब सफाई जरूरी है। हाँ, सफाई जरूरी है, सफाई जरूरी है, क्योंकि इससे सिर्फ आप इफेक्ट नहीं हो रहे, आपके इर्द गिर्द जो लोग बैठे हुए हैं वो ज्यादा इफेक्ट हो रहे हैं। ये गैलप का सर्वे बाय द वे जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, 68% पाकिस्तानी कभी कभार परफ्यूम लगा लेते हैं। बेगम के साथ निकले, मिजाज अच्छा हुआ तो कभी कभी तो बेगम का परफ्यूम भी लगा लेते हैं। जरा देना बेगम कौन सा है। अच्छा, जो सर्वे है उसका नतीजा ये भी कह रहा है कि परफ्यूम का इस्तेमाल नौजवानों और जो ज़्यादा तालीमी याफ्ता हैं या आला तालीमी याफ्ता पाकिस्तानी हैं उनमें ज़्यादा है। जो FA या इससे ज़्यादा तालीमी याफ्ता हैं, तकरीबन 55% पाकिस्तानियों ने बाकायदगी से खुशबू को इस्तेमाल करने की बात की कि हम लगाते हैं। बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए। और कम तालीम याफ्ता अफराद जो है ना उनमें 28% ने रोज़ाना, 72% ने शाज़ो नाज़िर इतर या परफ्यूम लगाने का कहा है, जबकि 30 साल से कम उम्र नौजवानों में 40% ने परफ्यूम इस्तेमाल करने का बता दिया है। तो ये जो यंगस्टर्स हैं या मोस्टली जो एजुकेटेड लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि आपको लगाना चाहिए। और अच्छा, मैं आपको बताऊं, मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन ये है कि जो यंगर लॉट ज़्यादातर, खास तौर पे मैं तो बॉयज़ की ऑब्वियसली बात करूंगा, वो इतना इस मामले में कॉन्शियस नहीं होते हैं। उनको होना चाहिए, क्योंकि हम भी अपनी यंग एज के अंदर शायद इतने कंसर्न या इतने कॉन्शियस नहीं थे। अब तो पाकिस्तान में ये बिजनेस बहुत बड़ा है परफ्यूम्स का, आपको पता है। इट्स लाइक मिलियन डॉलर इंडस्ट्री है ये। तो आ भी बहुत गए, ऑप्शंस भी बहुत हैं। हमारे उस वक्त तो चंद ऑप्शंस होते थे हमारी यंगर एज के अंदर, लेकिन अब
मुझे लगता है कि कंसर्न है तो बहुत अच्छी बात है, अवेलेबल भी है ना ये, सस्ते भी हैं, पॉकेट मनी में आ भी जाता है। एग्जैक्टली, और अब तो पॉकेट मनीज भी बहुत ज्यादा हो गई है। मुझे याद है 5 रुपए मिला करते थे जब स्कूल जाते थे। जी, चाइना का रुख करते हैं जहाँ पर नए कमरी साल के आगाज के मौके पर होने वाले एक मेले में इंसान नुमा रोबोट के डांस ने सबको हैरान कर दिया। आपको पता है, इंटरेस्टिंग स्टोरीज के अंदर जब भी हम ढूंढ रहे होते हैं ना, तो जितनी स्टोरीज मिलती हैं उनमें से 50% जो है वो ये AI के बारे में होती हैं, टेक्नोलॉजी के बारे में होती है, जिससे हमें पता चलता है कि दुनिया कितनी आगे जा रही है। स्पेशली अगर हम चीन की बात हर चीज में रोबोट आप ले आइए। बस एक मुर्दा रोबोट रह गया, जिस दिन आप कहेंगे मुर्दा रोबोट को दफन कर दिया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस हद तक आगे बढ़ती जा रही है, डेली हम कुछ ऐसा देखते हैं। H1 को पहले ही दुनिया का तेज तरीन रोबोट करा दिया गया था, TH1 को, और इन रोबोट्स ने इंसानों के साथ साथ रक्स किया, आपको नजर भी आ रहे हैं, और मेरे ख्याल में परफेक्ट स्टेप्स कर रहे हैं ना, परफेक्ट स्टेप्स हैं। मुझे तो सम टाइम डर लगता है कि किसी दिन ना मेरी जगह यहाँ पे रोबोट ना खड़ा हो आपके साथ, जो इस वक्त सिचुएशन बनती जा रही है। कुछ लोग ऐसे हैं वो रोबोट से अच्छा डांस करते हैं, रिमेंबर ऋतिक रोशन, इनके स्टेप्स उसके स्टेप्स अच्छे हैं एग्जैक्टली, लेकिन अब ये रोबोट एटलीस्ट हमसे तो अच्छे डांस कर रहे हैं, बहुत अच्छा डांस कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, इंग्लैंड का रुख करते हैं जहाँ के यूट्यूबर और साबिक टॉय डिजाइनर है जेम्स ब्रूटन। उन्होंने एक मुनफरिद बाइक तैयार की है, जो कि रिवायती बाइक्स हमें नजर आती है ना उसकी तरह नहीं है, बल्कि इसके पहिए नहीं है, पहियों की जगह इन्होंने बॉल यानी कि सुर्ख गेंदे जो हैं उनका इस्तेमाल किया है, जिसमें मोटर्स की मदद से गेंदों को कंट्रोल किया जाता है, जिसकी वजह से ये बाइक खुद को मतवाजन भी रखती है और किसी भी समत में हरकत कर सकती है, यानी कि मल्टी डायरेक्शनल हम इसको कह सकते हैं। और एक बाइक नहीं है, बहुत सारी है इनके पास, जैसे लग रहा है डिफरेंट मॉडल्स इन्होंने बनाए, ऐसा लगता है। वो टॉय डिजाइनर है ना, वो एक्सरसाइज करते हुए कुछ एरोबिक्स टाइप कुछ करते हुए इनके माइंड में आया होगा कि ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी को ऐसी चीज, जिसके बाद इन्होंने फैसला किया। बट इंटरेस्टिंग है, यूट्यूब का ये फायदा भी है कि एक दूसरे से आगे निकलने की दौड़ में मुख्तलिफ तजर्बात होते रहते हैं। आई विश जो पाकिस्तानी फेमस यूट्यूबर्स हैं वो भी इतने क्रिएटिव हो जाएं, कुछ क्रिएटिव आइडियाज के साथ आए, रादर देन वो कैट फाइट में एक दूसरे के साथ मुलविस रहते हैं कि इसने ये कर दिया, इसने वो कर दिया। तो कुछ क्रिएटिव आइडियाज लेकर दुनिया भर में ऐसे यूट्यूबर्स टिकटॉकर्स बड़े क्रिएटिव आइडियाज लेकर आते हैं, और इसी वजह से वो फेमस मुझे सोशल सर्विस भी करते हुए नजर आते हैं, जो टिकटॉकर्स की बात कर ले या फिर यूट्यूबर्स की बात कर ले, पैसे भी कमा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो पैसे नहीं कमा रहे हैं, पैसे कमाने के साथ साथ यहाँ पे तो उल्टा एहसास कमतरी का शिकार करें, महंगी गाड़ियां लेके लोग बेचारे परेशान हो जाते हैं। खैर, क्विकली आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अमेरिका और कनाडा की वंस अगेन, जिसकी सरहद पर वाक़ मशहूर नायग्रा फॉल्स शदीद ठंड के बायस जम गई है। ये पिक्चर्स मैंने 5-6 दिन पहले देखी थी, एंड दे वर लाइक अभी तक जमी हुई है, डोंट वरी, पिघली नहीं है। अच्छा, ओके, अभी तक जमी हुई है, मैंने फिर भी तस्वीरों में ही देखी थी। हम ये दिखा देते हैं, ये सयाह जो है ना, आपको पता है नायग्रा फॉल्स देखने के लिए यहाँ का रुख करते हैं, और ये नया रूप जो है ना बड़ा खूबसूरत भी लग रहा है, और द नायग्रा पार्क्स कमीशन जो है उसके मुताबिक ये आबशार शदीद ठंड में भी मुकम्मल तौर पर नहीं मुंजमद होती है, इसकी सिर्फ ऊपर वाली लेयर जो है ना वो मुंजमद हो जाती है, नीचे पानी इसका वैसे ही रहता है। मतलब अभी भी ये ऐसे ही है? अभी भी ये ऐसे ही है। ओके, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। पूरी दुनिया में से लोग, सिर्फ कनाडा में, हर एक मुल्क का एक लैंडमार्क होता है ना दुनिया में, कनाडा हालांकि बहुत बड़ा मुल्क है, यहाँ पे लोग देखने के लिए आते हैं, और अब मुझे लगता है कि ये नज़ारा आम जो नायग्रा फॉल है उससे ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, जमी हुई। अच्छा, दोनों मुल्कों से देख सकते हैं ना आप, अमेरिका से भी देख सकते हैं, आप कनाडा से भी देख सकते हैं, मैंने सुना है कि कनाडा से ज्यादा खूबसूरत। और ये भी कहा जाता है कि आप नायग्रा फॉल पे जाएं तो आपको लगता नहीं आप कनाडा में, आपको लगता है आप इंडिया में, बिकॉज़ सिख कम्युनिटी वहाँ पे इतनी ज्यादा है, और वो इतनी ज्यादा तादाद में आपको नजर आती है कि यू फील लाइक आप कहीं अमृतसर में हैं, देसी फील आना शुरू हो जाती है, फील आती है आपको। खैर, इंटरेस्टिंग, दुनिया भर में बहुत कुछ इंटरेस्टिंग हो रहा है, अलग सुबह हम सोचते हैं, कोशिश करते हैं आपको बताएं, और अब आगे बढ़ते हैं। एक अहम बात और अहम खबर, वो क्या है? अहम खबर ये है कि हमने पाकिस्तान की मईशत को डिस्कस करेंगे, उससे पहले हम थोड़ी से वेदर को डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा सा मौसम के बारे में बता देते हैं, ताकि आज के दिन को आप अच्छी तरह से प्लान कर सके कि किस तरह से तब्दीली आ रही है। तो मैं जाती हूँ, आपको टेम्परेचर बता देती हूँ कि आज क्या रह सकते हैं, कम से कम और ज्यादा से ज्यादा। तो सबसे पहले अगर हम इस्लामाबाद की बात करें तो यहाँ पर कम से कम टेम्परेचर जो है वो रहेगा 7 डिग्री सेंटीग्रेड और ज्यादा से ज्यादा 20 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद लाहौर की बात करें तो यहाँ पर कम से कम रहेगा 9 डिग्री सेंटीग्रेड और ज्यादा से ज्यादा 23 डिग्री सेंटीग्रेड। कराची का रुख कर लेते हैं, जहाँ पर कम से कम 10 डिग्री सेंटीग्रेड और ज़्यादा से ज़्यादा 26 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद पेशावर में बात करें तो कम से कम 7, ज़्यादा से ज़्यादा 23, और आखिर में कोयटा, यहाँ पर बहुत ज़्यादा कभी ऊपर जा रहा है कभी नीचे आ रहा है, अगेन -5 रहेगा कम से कम, और ज़्यादा से ज़्यादा 8 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। जी, अच्छा, तो वही सर्दी की लहर है, बरकरार है, आप इसके मुताबिक अपनी लाइफ को, अपने दिन को प्लान कर सकते हैं, क्योंकि मौसम का बड़ा गहरा असर होता है। खैर, एक और चीज़ जो मौसम से मुंसलिक तो नहीं है, लेकिन मौसमी असरात बहुत हुए पोस्ट सिचुएशन के ऊपर। मैं अमेरिका में जो तैयारा हादसा है इसकी बात कर रहा हूँ, जिसमें 67 अफराद के हलाक होने की इतलात मिली है। वाशिंगटन में, आपको मालूम है, ये मुसाफिर तैयारा था, फौजी हेलीकॉप्टर से टकराया। बड़े सीरियस सवालात वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर उठ रहे हैं। खबर यह है कि तैयारे में 64 अफराद
और ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर के अंदर तकरीबन 3 अमरीकी फौजी सवार थे। सबको डेड डिक्लेयर कर दिया गया है, सबको मुर्दा करार दे दिया गया है। और हमारे लिए अफसोसनाक खबर ये भी है कि उसमें हमारी एक पाकिस्तानी बहन वो भी मौजूद थी। असरा उनका नाम बताया गया, असरा हुसैन, वो भी उसमें मौजूद थी। 26 साल इनकी उम्र थी और इन्होंने लैंडिंग से अराउंड 20 मिनट्स पहले अपने हस्बैंड को मैसेज किया कि 20 मिनट में हमारी लैंडिंग होने वाली है। तो उसके बाद उनके हस्बैंड जो है उन्होंने कहा 20 मिनट के बाद मैंने उनको रिप्लाई भी किया, लेकिन उन तक मौसूल नहीं हुआ। तो जरा सुन लेते हैं उनके हस्बैंड जो है उन्होंने क्या कहा इस हादसे के बाद। I'm just praying that somebody's pulling her out of the river right now as we speak. That's all I can pray for. I'm just praying to God. When was the last time you spoke with her? She texted me that they were landing in 20 minutes. Can you show us a text message that you got from her? Landing in 20 minutes. The rest of my text did not get delivered. That's when I realized. वेरी सैड। इनके जो फादर हैं, इनके जो शौहर के जो जिनकी हलाकत हुई है वो एक डॉक्टर हैं, कराची से उनका ताल्लुक है, कराची से वो मुंतकिल हुए थे। बहुत अफसोसनाक ये वाक़ा है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने कई सवालात उठाए इस वाक़े के ऊपर। हादसा रोका जा सकता था, हेलीकॉप्टर मोड़ा जा सकता था, स्पीड कम की जा सकती थी, मौसम साफ था, लाइट्स जल रही थी, हेलीकॉप्टर उसी बुलंदी और स्पीड से चलता रहा और टकरा गया। ट्रंप ने बहुत सारे सवालात उठा दिए। एग्जैक्टली उठाए। और ये भी कुछ इत्तलात आ रही थी कि अराउंड 30 सेकेंड्स पहले इस हेलीकॉप्टर को, जो कि ब्लैक हॉक है, इनके फौजियों को बता दिया गया था कि भाई एक तैयारा जो है वो लैंड करने वाला है, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया उसका, जिसकी वजह से या तो उन्होंने सुना नहीं या फिर उन तक पहुंचा नहीं वो मैसेज। क्योंकि 30 सेकंड्स के बारे में जो एक्सपर्ट्स हैं ना एविएशन के, वो कह रहे हैं कि मोड़ा जा सकता था या फिर स्पीड नीचे कम की जा सकती थी, या उसकी जो एक हाइट होती है उसको कम किया जा सकता था, डैमेज कंट्रोल किया जा सकता था। बहरहाल उन्होंने बाइडेन इंतजामिया को इसका जिम्मेदार करार दिया। अच्छा, मैं हैरान हो गया हूं कि क्या अमेरिका में भी हमारे जैसे मसाइल मौजूद हैं। उन्होंने कहा जो एविएशन अथॉरिटी है, फेडरल एविएशन, उसमें ऐसे लोग भर्ती किए गए बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जिसकी वजह से ये सब कुछ पॉसिबल हुआ। और आपको ये भी बताएं कि इस वक्त जो उनकी एविएशन है, एलॉन मस्क से इख्तलाफात की वजह से उसकी जो चेयरपर्सन है वो मुस्ताफ़ी हुए और 8 कलीदी असामियां रिपोर्टेडली खाली थी एविएशन के अंदर जब ये हादसा हुआ है। सो बहुत सारे सवालात अमेरिकन एविएशन सिस्टम में भी, कंट्रोल टावर भी अंडर स्टाफ, हाँ, और एक कंट्रोलर थे वहाँ पे, एक एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, जिसकी वजह से ये सारा वाकया है। भारत जी बहुत ही अनफॉर्चुनेट वाकया है। आई होप इसकी तहकीकात भी हों और जो भी जिम्मेदार है फिर वो सामने भी आए। एंड वन मोर थिंग, अभी तक सभी लाशें रिकवर्ड नहीं हुई हैं, अभी तक कुछ लाशें दरिया के अंदर हैं, तो सर्दी की वजह से शदीद मुश्किलात का सामना है। बहरहाल जो भी जी इस हवाले से मुतासरा खानदान है उनसे इज़हार अफसोस और हमदर्दी है, खासतौर पे पाकिस्तानी इस खानदान से। और अल्लाह करे ऐसे हादसात ना हो, कहीं पे भी ना हो, इंसान कहीं पे भी तकलीफ का शिकार ना हो। आगे बढ़ते हैं और पाकिस्तानी पॉलिटिक्स की बात करते हैं, जो कि इंसानों को मुतासिर कर रही है या नहीं कर रही, या उनको खुशहाल कर रही है, इसका फैसला आप कीजिएगा। हम आपको फिलहाल प्राइम मिनिस्टर की एक स्टेटमेंट के बारे में बताते हैं, शहबाज शरीफ साहब के बारे में, जिन्होंने एक बार फिर तहरीक इंसाफ से कहा है कि किसी नज़र को तेरा इंतज़ार आज भी एक मरतबा फिर से यानी मुज़ाकरात की दावत दे दी है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। उन्होंने कहा है कि जुडिशल कमीशन की बजाय पार्लिमानी कमेटी बना दी जाएगी। कहा कि PTI मुज़ाकरात से भाग रही है, आए बैठे, हाउस कमेटी बनाने को तैयार है और कमेटी 2014 के धरने का भी अहाता करे, ये भी उन्होंने कहा है। जबकि तहरीक इंसाफ ने वज़ीर आज़म की पार्लिमानी कमेटी की तजवीज़ गैर संजीदा करार दी और कहा है कि जुडिशल कमीशन पर आवाम का एतबार होता है, हाउस कमेटी बनाने की तजवीज़ बेहतर नहीं है। जबकि तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकराती कमेटी जो है वो तहलील कर दिया। आपको पता है 31 जनवरी तक की डेडलाइन दी थी कि अगर कुछ हल नहीं निकलता है, मुज़ाकरात से कुछ नतीजा सामने नहीं आता है, तो मुज़ाकराती कमेटी जो है वो तहलील कर दी जाएगी। इसके ऊपर हमने आज इस पे बात करनी है। हमें शौकत यूसुफ ज़ई साहब ज्वाइन कर रहे हैं, तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, उनसे बातें और उनसे पूछते हैं। शौकत साहब, थैंक यू वेरी मच। सुबह खैर, आप ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू, शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो प्राइम मिनिस्टर की इस री ऑफर को आप कैसे देखते हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि दोबारा से तहकीकात हों, लेकिन शुरुआत उसकी 2014 के धरने से हो, फिर 2018 के इंतखाब जो आप जीते उससे हों, और फिर 2024 का इंतखाब भी उसमें शामिल हो, जैसे कि शहबाज शरीफ कह रहे हैं? ऐसा कुछ हो सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, हमारा जो मुतालबा है वो तो 9 मई का है और 26 नवंबर का है। उस पर जुडिशल कमीशन बना दे, उसके बाद हुकूमत शहबाज शरीफ के पास है, वो जो मर्जी है कमीशन बनाए, हमें उस पर क्या इतराज है? वो जहाँ से शुरू करना चाहे करे, लेकिन हमारे लिए तो बना दे ना। हमें हमारे ऊपर जो इल्जामात लगा रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जो ऑफर उन्होंने दिया है ना, ये ऐसी है जैसे वो बकरी दूध देगी मगर महंगने के साथ। तो ये एक मुहावरा है ना। तो ये आज जिस अंदाज से उन्होंने दावत दी है, पहले तो ये कहा कि हम इंतशारी है,
मतलब इंतशार नहीं करने देंगे। मतलब हमें आज तक ये इंतशारी कह रहे हैं और दहशतगर्द और दुश्मन करार दे रहे हैं और फिर हमें मुज़ाकरात की दावत भी दे रहे हैं। तो ऐसी दावत को 100 मरतबा मुस्तरद करते हैं। हमें कोई ऐसी कोई जरूरत नहीं है। हमें ये शायद ये समझते हैं कि तहरीक इंसाफ को बहुत जरूरत है, हमें जरूरत नहीं है। पाकिस्तान को जरूरत थी जिसकी खातिर हमने मुज़ाकरात किए। अगर नहीं लेकिन शौकत साहब ये भी तो कहा जाता है ना कि बड़ी जल्दी भी कर दी पीटीआई ने मुज़ाकरात से इनकार करने में, या मुज़ाकराती कमेटी जो है वो चौथे सेशन में नहीं बैठी, तो जल्दी तो की नहीं, 31 जनवरी तक की आप लोगों ने भी डेडलाइन दी थी और उसके बाद डेडलाइन से पहले ही कहा कि 7 वर्किंग डेज के अंदर जो है ना वो खत्म कर दिया जाएगा। देखिए आजकल दुनिया बहुत आगे चली गई है और अब कोई चीजें छुपी नहीं रहती है। आपको याद होगा कि जब तीसरी मुलाकात हुई और उसमें रिटर्न अपने पॉइंट्स हमने दिए और 2 मुतालबात ही रखे, कोई ज्यादा नहीं रखे, वही जो 15-20 दिनों से हम कह रहे थे। लेकिन इन्होंने कहा रिटर्न दे दे। जब रिटर्न दे दिया तो उसके ऊपर बजाय इसके कि ये कहते कि जी चौथी मीटिंग में हम आपको रिटर्न जवाब देंगे तो हम इंतजार कर लेते हैं। इन्होंने उस शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, इरफान सिद्दीकी साहब और राना सनाउल्लाह साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसमें उन्होंने कहा कि ये जो मुतालबात है ये नहीं तस्लीम हो सकते। साथ उन्होंने ये भी तो कहा कि हमारे पास कुछ है देने के लिए पीटीआई को, अगर वो चौथे सेशन में आकर बैठते हैं तो किसने रोका है? किसने रोका है? अभी दे देना, जुडिशियल कमीशन अनाउंस कर दे, हम वापस आ जाएंगे। अच्छा, इसमें शौकत यूसुफ जो मेन सवाल है या कंसर्न है ना वो ये है कि टाइमिंग जल्दी, ठीक है आपको लग रहा होगा कि आपके मुतालबात पूरे नहीं हो रहे, लेकिन डोंट यू थिंक बीइंग अ पॉलिटिकल वर्कर ये चीज़ें इतनी क्विकली होती नहीं हैं, और जिस तरह की मुश्किलात का शिकार आपकी पार्टी रही है, आपकी लीडरशिप अब भी है इनफैक्ट, उसमें अगर आप थोड़ा सा मजीद वक्त दे देते तो देखने में हर्ष नहीं थी, क्योंकि ना तो आपका कोई वोटर बेताब था कि जल्दी से फैसला हो, ना कोई इलेक्शंस करीब आ रहे हैं, ना कोई अमेंडमेंट होनी जा रही थी आइन में, तो वक्त तो दिया जा सकता था, लेकिन फिर भी जल्दी का एक कंसर्न है कि इतनी जल्दी क्यों हुई? देखें उनका जो लब लहजा है ना गवर्नमेंट का, आपको पता है कि या तो शरीफ फैमिली या जो PMLN है इनका मसला कुछ और है। इनके दुम पे पैर रखो ना तो ये सारे सब कुछ मानने के लिए तैयार होते हैं। जब इनके दुम से पैर हट जाते हैं ना तो फिर ये काटने को दौड़ते हैं। ये आप देखें ना कि हमने मुज़ाकरात हम नहीं करना चाहते थे इनसे, लेकिन हम मजबूर हुए पाकिस्तान की खातिर। हमने कहा मईशत तबाह हो रही है, मुल्क का बेड़ा गर्क हो रहा है, आवाम को कोई रिलीफ नहीं मिल रहा है, तो हम इस ऐसे मौके पे हम मुज़ाकरात करते हैं ताकि मामलात को। तो शौकत साहब आपको नहीं लगता कि थोड़ा सा और इंतजार कर लेना चाहिए था पाकिस्तान की खातिर ही? मेरी बात तो सुने ना जी, इंतजार नहीं, हम 2 महीने और भी इंतजार कर लेते, लेकिन हमें अगर पता होता कि ये सीरियस है। देखें आपको अंदाजा है कि उसी दिन से लेके जो प्रोपेगेंडा हुआ, जो अता तारड़ और ख्वाजा आसिफ और इस तरह के लोग जो है वो, क्योंकि वो मरियम नवाज के इशारे पे चल रहे थे और मरियम नवाज नहीं चाहती है कि मुज़ाकरात हो, क्योंकि 2 अलग अलग चल रहे हैं एक साथ इनके। तो वो जो ग्रुप था वो हावी हो गया, नवाज शरीफ वाला ग्रुप, और शहबाज शरीफ जो है वो खामोश रहे, और उसके बाद उनका जो ग्रुप था वो। लेकिन आपने तो उनको मौका ही नहीं दिया ना कि उनकी तरफ से या लोग उनके ऊपर ये कहते कि देखे जी हुकूमत ने मुज़ाकरात खत्म किए, आपने तो उससे पहले ही कर लिया। अच्छा एक क्विक क्वेश्चन, मेरा एक अपडेट पे जाना है, लेकिन क्विक क्वेश्चन, ये जो अली अमीन के हवाले से बातें चल रही हैं कि उन पे इज़हारे नाराज़ी भी हुआ है और शायद एतमाद भी उस तरह से नहीं रहा टॉप लीडरशिप का, और हो सकता है वो तब्दील हो जाए, पार्टी के अंदर तो तब्दीलियाँ हमने देखी हैं बड़े पैमाने पर, कुछ हमें बताइए इस हवाले से ऐसा क्या है? और अब सही बताइएगा, वो बुशरा बीबी वाली स्टेटमेंट भी आपने कहा था नहीं वो पोलिटिकली नहीं होंगी, लेकिन वो हो गई थी शौकत यूसुफ साहब। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वो आज तक गैर सियासी है, उसने कभी वो सियासत में नहीं आई है, और अली अमीन गंडापुर पे एतमाद है, खान साहब का आज भी 100% एतमाद है। ये बिल्कुल प्रोपेगेंडा हो रहा है, और ये PMLN और पीपल्स पार्टी की तरफ से ये अपनी नाकामी के इज़हार हमारे ऊपर थोप रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं। इमरान खान जो है वो उसका 100% एतमाद है। वैसे अब ऐसे लगता है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग तो अली अमीन से खुश है, ऐसा लगता है। ठीक है, चले एक अपडेट पे जाना है, आपका बहुत शुक्रिया। आपने शौकत यूसुफजई साहब हमारे साथ थे। अब आपको बराह रास्त ये चलते हैं, इस वक्त गवर्नर स्टेट बैंक जो है वो
वंस अगेन बहुत मुख्तलिफ और ज़बरदस्त मेहमानों से एज़ यू नो मिलवाते रहते हैं आपको। आज भी कैसे ही ज़बरदस्त मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। सोशल मीडिया पे आपने इनका तज़किरा देखा है, सुना है, हम आपकी मुलाकात करवाएंगे। एविएशन और मेडिकल इमरजेंसी सर्विसेज में एक नई तारीख रकम कर रही हैं, अपनी सलाहियतों से दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन कर रही हैं। हम बात कर रहे हैं मिनाल फारूकी की। 18 साल इनकी उम्र है और दुनिया की सबसे कम उम्र एयर एम्बुलेंस पायलट हैं, जो न सिर्फ ख्वाबों को हकीकत बना रही हैं बल्कि बहुत से लोगों को हम समेत इंस्पायर भी कर रही हैं। 18 साल की उम्र में ना सबसे पहले बंदा कहता है कि जाके ना अपना आईडी कार्ड बनवाना। ये 18 साल की उम्र में जहाज उड़ाना शुरू कर दिया उन्होंने। बहरहाल जी, ख़वातीन के लिए बहुत इंस्पायरिंग है। इन्हें बचपन से ही पायलट बनने का शौक था और ज़बरदस्त मेहनत इन्होंने की, जिसकी वजह से अपना ये शौक इन्होंने जल्द ही पूरा कर लिया है और अब वो तेज़ी से अपने करियर में आगे बढ़ रही हैं और उड़ भी रही हैं। उनका ये सफ़र कैसे शुरू हुआ, उनकी कहानी क्या है, उनके टारगेट्स क्या हैं, ज़रा उन्हीं के पास चलते हैं, उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश। मिनाल, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। बहुत अच्छा लगता है जब भी हम यंगस्टर से, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में, छोटी ज़िंदगी के अंदर इतना कुछ अचीव किया होता है, उनसे बात करना। सबसे पहले बताइए, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। बताएं ज़रा अपनी स्टोरी के बारे में, कहाँ से शुरू हुई? अभी तो आप 18 साल की हैं, अभी तो खुद मेरे ख्याल से बचपन ही चल रहा है, लेकिन चले, कब से आपको पता चला कि आपको पायलट बनना है? बचपन से शौक था? मैं बोलती हूँ कि जब से आई कुड थिंक स्ट्रेट, जब से बच्चे का दिमाग चलना शुरू होता है, तब से मैंने अपने आप को करियर ऑप्शन पायलट ही दिया था। एंड उस दिन से अब तक आई नेवर चेंज माई डिसीजन एंड अब तक मैं उस पर कायम थी एंड आई गॉट माई लाइसेंस देन। इंस्पायर किसने किया आपको पायलट बनने के लिए? लाइक कोई मूवी देखी या घर में कोई था या इर्द गिर्द कोई था जो ऑलरेडी इस शोबे से मुंसलिक था? मैं एक्चुअली कराची एयरपोर्ट के रनवे के अप्रोच पाथ के नीचे बिल्कुल जो घर आते हैं वहाँ रहती हूँ। तो बचपन से मैं प्लेन्स टेक ऑफ और लैंड होते हुए देखती आई थी एंड तो बचपन से एक चीज़ थी, एक फैसिनेशन पैदा हो गई थी उसकी। अच्छा मिनाल, कैन यू हैंडल अ प्लेन लाइक अ होल प्लेन बाय योरसेल्फ, या अभी आप सपोर्टिंग रोल के अंदर हैं? अभी आप किस ग्रेड के हैं के ऊपर है, अगर हम फ्लाइंग की बात करें तो? जो सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट है वो तो सिंगल हैंडेडली आई कैन हैंडल, बट कमर्शियल फ्लाइट्स तो टेक्निकली इट्स नॉट पॉसिबल टू फ्लाई अलोन। उसमें तो फर्स्ट ऑफिसर एंड कैप्टन होते हैं बिल्कुल, बट आई डू फ्लाई अलोन। मैं सोलोज करती हूँ बट ऑन सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट। तो अभी कितने आवर्स फ्लाई कर चुकी हैं आप? ऑलमोस्ट कितना फ्लाई किया आपने? मैं 200 प्लस, आई वुड बी रीचिंग 200 प्लस, अराउंड 250 कर लिया मैंने। ओके मिनाल, ये बताएं, हाउ इज़ योर डे लाइक? कैसे शुरू होता है और कितना आपको फ्लाई करना होता है, कितनी ट्रेनिंग होती है, ज़रा बताएं इसके बारे में। तो फ्लाइंग एक ऐसा करियर है जहां आपका स्केड्यूल डेली बेसिस पे चेंजेस, तो फ्लेक्सिबिलिटी आपके स्केड्यूल में बहुत ज़रूरी होती है। तो कुछ दिन हो सकता है मैं सुबह 11 बजे फ्लाई कर रही हूँ, 2 दिन बाद आई कुड बी डूइंग द सेम फ्लाइट एट सुबह के 2 बजे। सो इट्स रियली चेंजिंग एवरी सिंगल डे ऑफ द वीक। सिंस यूर फ्लाइंग इन एम्बुलेंस, एयर एम्बुलेंस, एक आम तैयारा उड़ाने में और एम्बुलेंस उड़ाने में क्या फ़र्क है? कोई फ़र्क होता है? कोई ख़ास एहतियात होती है, प्रोटोकॉल्स होते हैं? एक एयर एम्बुलेंस उड़ाने का फ़र्क ये होता है कि उसमें आप एक पेशेंट को ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हो, तो उसमें द रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्रीजेस। फॉर मी बीइंग अ कमर्शियल पायलट विद 400 पैसेंजर्स वर्सेस बीइंग एन एयर एम्बुलेंस पायलट विद 1 पैसेंजर who is critically ill, that's much bigger of a responsibility than having the 400 people with you. So since it's just a pilot flying with the patient, क्या आपकी ट्रेनिंग में किसी किस्म की कोई मेडिकल असिस्टेंस भी शामिल होती है? बीइंग पायलट, खुदा न खास्ता जो पेशेंट है उसकी हालत बिगड़ गई, उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर कुछ ऐसा आपको बताया जाता हो एविएशन रूल्स के मुताबिक कि ये करना या नहीं, यू हैव टू फोकस योर फ्लाइट इन एनी केस, मरीज को कुछ भी हो रहा है या कुछ भी हो सकता है? सो मेडिकल असिस्टेंट्स जो होते हैं, डॉक्टर्स जो होते हैं, दे आर ऑलवेज ऑन द एयरक्राफ्ट विद अस विद द patient. As a pilot, हमारी sole responsibility is to transport the patient from one point to another. So we put our full focus towards that. तो मिनाल, कोई ऐसा वाकया जो कि बहुत ही चैलेंजिंग रहा हो, किसी फ्लाइट में आप मौजूद हों, किसी पेशेंट को आपको ट्रांसपोर्ट करना है, कोई ऐसी स्टोरी हमारे साथ शेयर करें? मेरे साथ पेशेंट के साथ तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक इतना कोई चैलेंजिंग वाकया नहीं हुआ हुआ, बट वैसे ट्रेनिंग के वक्त मेरा ऐसा हुआ हुआ कि इंजन एक बार फेल हो चुका है, टायर ऑन लैंडिंग फट चुका है। तो ये सिचुएशंस होती हैं दैट रियली टेस्ट आवर स्किल्स जो हमें इतने टाइम से सिखाई जाती हैं। चलो, सिंस यूर अ गर्ल, मैं गर्ल ही कहूँगी, ख़वातीन के लिए आपको कितना यहाँ पे पोटेंशियल नज़र आता है और आपको कितना ज़्यादा ये नज़र आता है कि लड़कियाँ जो है ना वो आना चाहती हैं इस फील्ड के अंदर, पायलट बनना चाहती हैं?
मुझसे बहुत लोगों ने ये पूछा, मैं सबको यही बोलती हूँ कि जिधर पैशन आ जाता है उधर whatever you do, फॉर एग्जांपल मैंने जो फ्लाइंग किया, मैंने जो मेहनत की, मैंने वो अपने आप के लिए किया। तो आप लड़के हो आप लड़की, डज नॉट मैटर, आपको पैशन होगा किसी चीज़ का, आप जो भी मेहनत करोगे आप अपने आप के लिए करोगे। तो द स्काई इज द लिमिट फॉर यू फ्रॉम देयर देन। तो आपकी जो स्टडीज़ की लाइन है वो क्या होगी फिर? इफ समबडी वांट्स टू बी अ पायलट, खासतौर पे कोई लड़की खातून, तो उसे क्या पढ़ना पड़ेगा पहले और फिर इस तरफ आ सकती हैं आप जैसी यंग एज में? टू बी एलिजिबल फॉर फ्लाइंग स्कूल आपका A levels या इंटर होना ज़रूरी होता है, एंड दैट्स अबाउट इट। उसके बाद सिविल एविएशन के 16 एग्जाम्स होते हैं दैट यू नीड टू पास। उसमें आपकी फिजिक्स और ये सब इज इंक्लूडेड इन दैट, ऑल 16 सब्जेक्ट्स इन एविएशन। सो दैट्स व्हाट यू। और इसमें आपकी फिजिकल फिटनेस को लेकर क्या क्या चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो रुकावट का बायस बन सकती हैं इन केस अगर आप एलिजिबल ना हो या क्वालिफाई ना करें? कुछ ऐसा है जैसे आई साइट के बारे में ऑफन कहा जाता है। बिल्कुल। सो ये भी एक बहुत काफ़ी सवाल पूछे गए। बेसिकली कमर्शियल फ्लाइंग के लिए विद ग्लासेस योर विजन नीड्स टू बी 6x6 एंड ऑन ड्यूटी यू नीड टू कैरी एन एक्स्ट्रा पेयर ऑफ ग्लासेस। वो फोर्सेस के लिए एक रूल है जहाँ आप पायलट कैन नॉट बी वेयरिंग ग्लासेस। एंड फिजिकल फिटनेस की जो बात आती है, सिविल एविएशन के क्लास 1 मेडिकल बोर्ड कंडक्ट होता है। एवरी पायलट नीड्स टू पास दैट एवरी 6 months। इफ यू डोंट देन ऑब्वियसली यू आर लेड ऑफ। अच्छा, मतलब वो कमर्शियल फ्लाइट्स के लिए नहीं है। एक और बहुत अहम सवाल, मुझे याद है जब मैंने पहली दफ़ा गाड़ी चलाई थी ज़िंदगी में, तो मेरी इतनी टांगे कांपी थी, इतना मैं डरा था कि ये कहीं लग ना जाए। एंड यू नो फ्लाइंग अ प्लेन फॉर द फर्स्ट टाइम अलोन, जब आप अपनी एक फ़्लाइट लेके जा रहे हो, वो कोई नेक्स्ट लेवल का ही डर होगा यार, ऐसा लगता है। क्या ऐसा ही था जब पहली दफ़ा फ्लाई किया अकेली, जब टेक ऑफ किया? क्या वाइब्स थी, क्या फीलिंग थी उस वक्त मिनाल? मेरे लिए डर नहीं था उस वक्त। आई फेल्ट लाइक बिकॉज ये बचपन से एक ड्रीम आती रही थी। सो इट रियली दैट डे आई न्यू कि जो मैं इतने टाइम से जिसके लिए मेहनत करी वो पूरा होना जा रहा है। एंड नॉट ओनली दैट, आई फील लाइक डर का इमोशन, खुशी का इमोशन सब मिल के बिकेम अ बिग जॉय का इमोशन फॉर मी, एंड इट वाज ऑनेस्टली द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ। आई स्टिल रिमेंबर एवरी सेकेंड ऑफ दैट डे। जबरदस्त। अच्छा मिनल, व्हाट नेक्स्ट? आगे क्या क्या टारगेट्स हैं, कहाँ पहुँचना है? और आई बिलीव आपकी इसके थोड़ी देर के बाद कोई फ्लाइट भी है। जी, I need to go for a flight after this, and inshallah my aims from bachpan has been to become a commercial pilot in an airline, and I will be working towards that. उसके लिए चाहे इंस्ट्रक्टर बनना पड़े, चाहे अपने hours एयर एम्बुलेंस में बनाने पड़े, I will do my best inshallah. So I hope when someday we'll be traveling somewhere, हमें आवाज़ आएगी, this is your Captain Minal speaking to you. ऐसे हो सकता है, ऐसे होगा इंशाल्लाह। चलें, ऑल द बेस्ट मिनाल। इट्स सो प्लेजर टॉकिंग टू यू। बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ रहीं, और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्लाइट। अल्लाह करे और आप आगे बढ़ती रहें इंशाल्लाह आगे बढ़ते हैं जी। और आगे बढ़ते हुए हमें एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ मजीद बात करेंगे, क्योंकि हमारा रन डाउन जो है वो बहुत सारे सरप्राइजेस से भरपूर है। एक ब्रेक लेते हैं, स्टे विद अस। जी, ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे, और अब बात करते हैं उस मसले की जो कि बहुत बड़ा मसला बन चुका है। वो है मोहब्बत का मसला। मोहब्बत में अमेरिका से पाकिस्तान पहुंचने वाली 33 साल खातून जो है ओनिजा एंड्रयू रॉबिन्सन, उनसे शादी के ख्वाहिशमंद मुताद्दिद शहरी सामने आ गए। वो कहते हैं कि हम भी शादी कर लेंगे, हमारे सामने आए। कुछ तो इससे पैसे का भी मुतालबा करें कि हमें मोहब्बत ऐसा दरिया है कि बारिश रूठ भी जाए तो पानी कम नहीं होता। तो और मोहब्बत वो समंदर है कि जितना भी कोई डूबे किनारे पर ही रहता है। क्या बात और बताइए। अच्छा, ये हम जिक्र कर रहे हैं खैर इन खातून का, ओनिजा एंड्रयू रॉबिन्सन पाकिस्तान आ गई मोहब्बत के, क्या कहना चाहिए, मोहब्बत में अंधी होकर किसी के, और यहाँ जब पहुंची निदाल गायब हो गए, और वो अब यहाँ पे उनका बड़ा मसला बन गया। इस पर जो लड़का है निदाल और उसके अहले खाना ने उनसे मिलने से इनकार किया और घर से फरार हो गए। इसके बाद अमरीकी खातून ने भी वापस जाने से इनकार कर दिया, और अब जो अमरीकी कौंसिल खाना है और सिंध हुकूमत है उनके लिए बड़ा मसला बन गया इस सारी सूरत हाल को लेकर। और इसके साथ साथ खबरें ये भी आ रही है कि पाकिस्तान के बहुत शहरी, जिसमें बाबे भी शामिल हैं, शहरी बुजुर्ग शहरी भी शामिल हैं, उन्होंने ख्वाहिश का इजहार किया है कि हम शादी कर लेते हैं, हम हैं ना। तो इस सारी सूरत हाल पे हमने कहा जरा आपको अपडेट करें, और अपडेट करें हमें गयास हमें बताएंगे कि इस वक्त खातून है कहाँ और इस वक्त सारी सिचुएशन चल क्या रही है। गयास बताइएगा, कहाँ है इस वक्त ये खातून और क्या किया जा रहा है अमरीकी कौंसिल खाने की जानिब से या सन इंतजामिया की जानिब से? पाकिस्तानी नौजवान की मोहब्बत में गिरफ्तार अमरीकी खातून कराची पहुंच गई हैं, और कराची गार्डन ईस्ट का इलाका है जहां पर
वो खातून आई हैं। उनका ये कहना है कि एक नौजवान 19 साल नौजवान ने उन्हें शादी की ख्वाहिश का इजहार किया था और उसके बाद बाकायदा तौर पर उन्हें पाकिस्तान बुलवाया था, तो वो पाकिस्तान आ चुकी हैं और पाकिस्तान में वो उनका इंतज़ार कर रही हैं। लेकिन जो 19 साल अहमद मेमन साहब हैं वो इस वक्त मौजूद नहीं है अपने घर पर, अपने अहल खाना के हमरा वहाँ से अपना फ्लैट बंद करके जा चुके हैं। लेकिन वो उनकी प्रीमिसेस में यानी उनके जो एरिया है फ्लैट का उसमें बैठी हुई थी। काफ़ी देखा हमने, 2 दिन तक वो इंतज़ार करती रही उनका, उसके बाद बाकायदा तौर पे वो वहाँ से मूव हो गई हैं। ख़ास तौर पर इस खातून के हवाले से बात की जाए तो ये 33 साल अमरीकी शहरी हैं जो कि शादी की ख्वाहिश लेकर पाकिस्तान आई थी, कराची आई थी। उसके बाद हम देख रहे हैं कि कुछ हद तक सिंध हुकूमत और उसके साथ साथ अमरीकी कौंसल खाने की जानिब से उस खातून से बात की जा रही है और उन्हें वापस भेजने की कोशिश की जा रही है, रजामंदी की कोशिश की जा रही है कि उन्हें यहाँ से महफूज तरीके से वापस अपने मुल्क भेज दिया जाए। चूँकि एक अनोखा और मुनफरद वाक़या पेश आया है कराची में, तो उस हवाले से हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर बात की जा रही है। ख़ास तौर पर मुख्तलिफ़ नौजवानों और बुज़ुर्ग शहरियों की जानिब से इस हवाले से ख्वाहिश का इज़हार किया जा रहा है कि अमरीकी खातून से वो शादी की ख्वाहिश रखते हैं। कुछ ने अपने कुछ डॉलर्स की डिमांड की है, कुछ ये कहते हैं कि वो अपनी दूसरी बीवी से इजाज़त ले चुके हैं और कुछ का ये कहना है कि जी हमने अपना नया घर बनाया है तो हम उसे उस नए घर में रखने के लिए तैयार हैं। तो इस तरह के हवाले से ख़बरें भी सामने आ रही हैं और इस तरह से हम देख रहे हैं कि लोगों की मालूमात भी शेयर हो रही हैं। लेकिन हमने देखा कि जिस तरह से इस तरह पहले भी वाक़यात हो चुके हैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में कि ख़वातीन जो बैरून मुल्क मुक़ीम होती हैं, जो वहाँ की नेशनल होती हैं, वो शादी की ख्वाहिश लेकर पाकिस्तान आ जाती हैं। उसके बाद बाकायदा तौर पे कुछ की शादियां हो जाती हैं और कुछ को वापस जाना पड़ता है। तो इस हवाले से अभी तक यही मालूमात मिल रही हैं कि इस खातून को भी मुमकिन तौर पर वापस जाना पड़ेगा, चूँकि इस वक्त जिस फैमिली के लिए और जिस लड़के के लिए वो आई थी उन्होंने उनसे बात करने से और तमाम तर उनसे मुलाकात के लिए किसी भी शादी की ख्वाहिश या शादी के हवाले से मिलने से इनकार कर दिया है। तो उनका ये कहना है कि अब इंतज़ामिया और हुकूमत मिलकर उन्हें इस बात पर राज़ी करने की कोशिश कर रही है कि वो बड़े आराम से और इत्मीनान से वापस जा सकती हैं। उनके लिए जो भी मुमकिन, बाकी सब बातें तो अपनी जगह, लेकिन उन बाबा जी का कॉन्फिडेंस कमाल है जो कह रहे हैं कि मुझसे शादी कर लो, अगर $50,000 मुझे दो और साथ अमेरिका भी ले जाओ। बाबा जी आपको म्यूजियम में रखना है उन्होंने साथ ले जाके, मतलब इस उम्र में उनके साथ उनके पास यंगर लॉट के ऑप्शंस मौजूद हैं, आपसे क्यों करेंगे शादी? खैर इस पर बात करते रहेंगे। एक अफसोसनाक वाक़या मैं तो उसको कहूँगा, मुल्क के इमेज के लिए ओवरऑल अच्छा नहीं है जिन्होंने भी ये किया। आप देखते हैं ये मामला कहाँ पर जाके इख्तिताम पजीर होता है। फिल वक्त एक और मामला जो शुरू होने को है वो ICC चैंपियंस ट्रॉफी है और उसके साथ साथ एक सिलसिला जो तकरीबन 4-5 महीने पहले शुरू हुआ था वो स्टेडियम्स की कंस्ट्रक्शन का था। 3 बड़े स्टेडियम्स की रेनोवेशन, बिल्कुल ऐसे, स्पेशली कज़ाफ़ी स्टेडियम की अगर हम बात करें ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अंदर का काम जो है वो सारा कंप्लीट कर लिया गया है और 7 फरवरी को कहा जा रहा है कि इस स्टेडियम की इफ्तिताही तकरीब जो है ना वो भी हो जाएगी। इसका जो है तैयारियां भी मुकम्मल कर ली गई हैं, जबकि चैंपियंस ट्रॉफी के सिलसिले में जो इफ्तिताही तकरीब बताई जा रही है वो 16 फरवरी को होगी और हुजूरी बाग में होगी। क्या तैयारियां की जा रही हैं और इस स्टेडियम के बारे में भी ज़रा जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे हैं, स्पोर्ट्स रिपोर्टर उस्मान खान। उस्मान, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो ये कैसा लग रहा है हमारा कज़ाफ़ी स्टेडियम तैयार होके? देखें, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि ये दुल्हन की तरह लग रहा है, लेकिन अलबत्ता बहुत खूबसूरत दूल्हे की तरह लग रहा है, नहीं लग रहा तर्ज के ऊपर इसका दूल्हे की तरह आप कह सकते हैं कि लग रहा है, लेकिन ये है कि 3D तर्ज के ऊपर इसको डिज़ाइन किया गया है कज़ाफ़ी स्टेडियम को। और जहाँ तक बात है इसके कंस्ट्रक्शन के कामों की, तो अंदर इनसाइड जो स्टेडियम है वो तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है। कुर्सियाँ लग गई हैं, SMD स्क्रीन्स की टेस्टिंग हो गई है, फ्लड टावर्स की टेस्टिंग हो गई है, मेन पवेलियन तैयार हो गया है जहाँ पर प्लेयर्स ने बैठना है, अंपायर्स ने बैठना है और इसके अलावा जो दीगर ऑफिशियल्स होंगे वो अंदर मेन पवेलियन में बैठेंगे और उसके लिए फ़र्नीचर भी लगाए जा रहे हैं। सफ़ेद रंग की नशिस्तें अंदर लगाई गई हैं VVIP एनक्लोजर्स के अंदर। इसके अलावा जो आर्म स्टैंड्स हैं और जो प्रीमियम स्टैंड्स हैं उसके अंदर सब्ज़ और सफ़ेद रंग की पाकिस्तान के परचम नुमा कुर्सियाँ लगाई गई हैं जो एरियल व्यू के अंदर बड़ा अच्छा नज़ारा देती हैं। और इसके अलावा अगर हम मेन PCB ऑफिस बिल्डिंग की बात करें तो उसकी कंस्ट्रक्शन का काम भी आखिरी मराहिल में है और कहा जा रहा है कि अगले 3 से 4 रोज़ के अंदर जो आगे फिनिशिंग वर्क है PCB ऑफिस बिल्डिंग का उसको भी मुकम्मल कर लिया जाएगा। इस ओवरऑल प्रोजेक्ट के ऊपर कज़ाफ़ी स्टेडियम की रेनोवेशन में तकरीबन 7 अरब 70 करोड़ से ज़ायद रकम इसके ऊपर लगी है। और इसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन हैं मोहसिन नकवी, उनकी ज़रूर यहाँ पर मैं तारीफ़ करूँगा क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने इस प्रोजेक्ट को लेकर चले हैं और
पता था कि डेडलाइन आने वाली है और जून के अंदर इसका काम का आगाज़ हुआ और एक स्टेज ऐसी आ रही थी कि लग रहा था कि शायद ये स्टेडियम मुकम्मल नहीं हो पाएगा, लेकिन लेबर ने यहाँ पर दिन रात एक किया है और उसके अलावा जो साइट इंजीनियर्स हैं अगर हम देखें कज़ाफ़ी स्टेडियम को, आप ये बताएं कि किसी भी इंटरनेशनल स्टेडियम के बराबर या उसके मयार के मुताबिक आ गया है? जब यहाँ पर शहरी आएंगे देखने के लिए मैचेस तो उनको फीलिंग आएगी कि वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के स्टेडियम में बैठ के मैच देख रहे हैं? जी बिल्कुल ऐसा ही है, ये बिल्कुल इंटरनेशनल मेयार के मुताबिक तैयार हुआ है और जिस तरह दुबई का स्टेडियम है, अगर आप वहाँ गए हैं तो वहाँ पर भी एक कोई जंगला नहीं है, वहाँ पर भी इसी तरह बहुत ऑब्स्ट्रक्शन फ्री व्यू नज़र आता है शायकीन क्रिकेट को। और अब शायकीन क्रिकेट मज़ीद ग्राउंड के नज़दीक आ गए हैं, क्योंकि पहले कज़ाफ़ी स्टेडियम के अंदर ये कहा जाता था कि जो फैंस हैं वो ग्राउंड से बहुत ज़्यादा दूर बैठे होते थे और उन्हें खिलाड़ी काफ़ी छोटे नज़र आते थे। तो अब ये है कि स्टैंड्स जब करीब हो जाएंगे तो वो नज़दीक से देख सकेंगे और एक अच्छा एक्शन देखने को मिलेगा और फिर अंदर। ठीक है, अच्छा उस्मान, वो पहले ये भी तो कहा जा रहा था ना कि इस मंथ के एंड तक आईसीसी को डिलीवर करना है, ये हैंड ओवर करना है, कुछ उससे पहले एसओपीज हैं कि सर्टेन टाइम तक हमने आईसीसी को देना है ये स्टेडियम। वो डेडलाइन क्या थी और क्या वो डेडलाइन मीट हो गई है या अभी वक्त है उसमें कि आईसीसी को हैंड ओवर किया जाए एक तैयार स्टेडियम? देखें, डेडलाइन कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं था आईसीसी की जानिब से, लेकिन आईसीसी ने पीसीबी को ये ज़रूर कहा था कि आपने जितनी जल्द हो सके इसको मुकम्मल करना है। 30 जनवरी की इब्तदाई डेडलाइन दी गई थी आईसीसी की जानिब से और पीसीबी की जानिब से भी, और पीसीबी ने ये कहा था आईसीसी को कि हम जो 8 फरवरी को ट्राई नेशन सीरीज़ का मैच होने जा रहा है उससे पहले इस स्टेडियम को तैयार कर लेंगे और 7 फरवरी को यहाँ पर कज़ाफ़ी स्टेडियम में एक बड़ी रंगारंग ओपनिंग सेरेमनी भी होनी है जिसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मदऊ किया गया है। लेज़र शो भी यहाँ पर हो सकता है और इसके अलावा क्रिकेट के ऑफिशियल्स और इसके अलावा आईसीसी ऑफिशियल्स को भी मदऊ किए जाने का इम्कान है। और इसके अलावा एक बड़ा प्लान तरतीब दिया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से और 3 तकरीबात अलग अलग रखी गई हैं। एक मरकज़ी तकरीब जो कि आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफ़ी की होनी है वो 16 फरवरी को हजूरी बाग लाहौर में शेड्यूल की गई है, जिसमें क्रिकेट शख्सियात और उसके अलावा आईसीसी ऑफिशियल्स को भी मदऊ किया गया। और इस तरह जो नेशनल स्टेडियम कराची है उसकी भी एक नई पवेलियन तैयार हुआ है और उसकी भी तकरीब 11 फरवरी को शेड्यूल की गई है पीसीबी की जानिब से और उसमें सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी को मदऊ किया गया है। अच्छा, और ये जो 7 फरवरी की आप तकरीब बता रहे हैं ये महज कज़ाफ़ी स्टेडियम की इनॉग्रल सेरेमनी है या इस मौके पे कोई दोस्ताना मैच वगैरह भी है, कुछ ऐसा भी देखने को मिलेगा हमें? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ एक ओपनिंग सेरेमनी होगी कज़ाफ़ी स्टेडियम की, क्योंकि इसके ऊपर काफ़ी पैसा लगा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का और ये पाकिस्तान क्रिकेट का एक हेडक्वार्टर भी समझा जाता है। लाहौर का ये मरकज़ी स्टेडियम है और बल्कि पाकिस्तान की पहचान ही लाहौर का कज़ाफ़ी स्टेडियम है। जो नई स्क्रीन इंस्टॉल की है मेरे लिए तो बड़ी, हाँ वी रिमेंबर 1996 वर्ल्ड कप का फाइनल यहाँ पे होता, श्रीलंका जीता था, तब बेनज़ीर भुट्टो प्राइम मिनिस्टर थी, तो बहुत बड़े बड़े इवेंट्स को होस्ट कर चुका है स्टेडियम, देयर इज नो डाउट। ये जो स्क्रीन्स लगाई गई हैं, एलईडी लाइट्स का भी आपने बताया, ये सब इंपोर्टेड हैं, कहाँ से आई हैं, कुछ इस हवाले से जो तफसील आपके पास मौजूद हो? जी, कुछ जो ये बाहर के ममालिक से मंगवाई गई हैं चेयर्स, ख़ास तौर पर चाइना से इंपोर्ट हुई हैं। ये वो चेयर्स हैं जो कतर के जब फुटबॉल वर्ल्ड कप हुआ था कतर में, तो उनके जो स्टेडियम्स हैं वहाँ पर ये चेयर्स इस्तेमाल हुई थी, यही चेयर्स यहाँ पर कज़ाफ़ी स्टेडियम में लगे हैं। और इसी तरह जो फ्लड टावर्स हैं ये भी बाहर से इंपोर्ट हुए हैं। जो स्क्रीन है वो अमेरिकन है और ये डेट्रॉनिक्स की जानिब से ये स्क्रीन यहाँ पर लगाई गई है और इसका जो मैचेस यहाँ पर पाकिस्तानी ही खेले जाएंगे। अच्छा उस्मान, ये बताइएगा कि 10% टिकट्स जो हैं वो मज़ीद इजाफा कर दिया है पीसीबी की जानिब से, मज़ीद जो है अब मौजूद होंगे टिकट जिन लोगों ने नहीं ख़रीदे थे, ज़रा इसके बारे में भी बता दें। बिल्कुल जी, शायकीन क्रिकेट का जोश काफ़ी अरूज पर है और इसी सिलसिले में पीसीबी की जानिब से इजाफी टिकटें भी जारी की गई थी और इब्तदाई तौर पर जो टिकटें रिलीज़ हुई थी जिसमें पाकिस्तान न्यूजीलैंड का जो ओपनिंग मैच था कराची में वो तो मुकम्मल तौर पर सेल आउट हो गया था। फिर उसके बाद 10% जो इजाफी टिकटें निकाली गई एक रोज़ पहले वो भी मुकम्मल तौर पर सेल आउट हो चुकी हैं और इसी तरह जो सेमीफाइनल यहाँ पर लाहौर के अंदर होना है इसकी भी तमाम टिकट्स फ़रोख्त हो चुकी हैं। और इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का यहाँ पर 22 फरवरी को यहाँ पर एक बड़ा मैच होना है लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में, चैंपियंस ट्रॉफ़ी का वो पहला मैच होगा और वो मैच भी तकरीबन सेल आउट हो चुका है और बड़ा जोशो खरोश पाया जा रहा है, ख़ास तौर में लाहौर में और इसके अलावा कराची में भी और इवन पिंडी के अंदर भी हम देख रहे हैं कि शायकीन क्रिकेट बड़ी तादाद के अंदर ऑनलाइन टिकट्स खरीदने हैं। 3 फरवरी से
फ़िज़िकल टिकटों की फ़रोख्त का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा और निजी कोरियर सर्विस के मुख्तलिफ मराकज़ के ऊपर हम देखेंगे कि शायकीन क्रिकेट की कितारें नज़र आएंगी अपने टिकट के हसूल के लिए। जबरदस्त फैसिलिटी है, 29 साल बाद। हाँ, 29 साल बाद। मैं वही कह रहा हूँ कि क्रिकेट है, लाहौर है और सर्दी का मौसम है, और क्या चाहिए। ज़बरदस्त है, बहुत ही ज़बरदस्त है। उस्मान, बहुत अच्छे से आपने यहाँ कहा किया, थैंक यू वेरी मच। और आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे इंशाल्लाह। जब मल काम होता है, इन्होंने कहा कि दुल्हन जैसा लग रहा है तो ऐसा तो नहीं कहूँगा, और आपने कहा कि दूल्हे जैसा, तो मैंने कहा ये उस दूल्हे जैसा तो नहीं लग रहा जिसकी मर्जी शादी में शामिल नहीं होती। ऐसा नहीं है यहाँ पे। जितना भी प्रोपेगेंडा इंडियन मीडिया कर ले, कज़ाफ़ी स्टेडियम, नेशनल बैंक स्टेडियम और पिंडी स्टेडियम इज़ रेडी टू होस्ट ICC चैंपियंस ट्रॉफी, और वी होप एंड बिलीव बहुत ज़बरदस्त किस्म की दुल्हा तैयार है, दुल्हन का इंतजार है। चैंपियंस ट्रॉफी इंशाल्लाह पाकिस्तान। दुल्हन वैसे अगर भारतीय टीम है तो वो तो रूट के फिलहाल नहीं, मैं चैंपियंस ट्रॉफी को कह रही हूं। चैंपियंस ट्रॉफी है। बहरहाल जी, हम आगे बढ़ जाते हैं और थोड़ी सी जरा बात कर लेते हैं कि हमारे ताल्लुकात बांग्लादेश के साथ जो है वो अच्छे होते जा रहे हैं, जो कि बहुत ही खुशाइन बात है। अब डायरेक्ट फ्लाइट ऑपरेशन शुरू करने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है और जल्दी शुरू होगा, ये भी कहा जा रहा है। दोनों मुल्क जो है यहाँ पर मुसाफिर बहरी जहाज भी चलेंगे, क्रूज भी होंगे जी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट जी। हमारा बिछड़ा हुआ भाई हम तो कहते हैं बांग्लादेश, जो वहाँ के हाई कमिश्नर हैं इकबाल हुसैन, उन्होंने ये खुशखबरी सुना दी है। बहरहाल चिटागोंग से कराची बहरी सफर का किराया 25,000 रुपए होगा। इफ यू वांट टू ट्रैवल फ्रॉम कराची टू चिटागोंग तो आप जा सकते हैं। माजी में जो सियासी लीडर्स हैं उनकी वजह से ये मसाइल रहे हैं, अब दोनों ममालिक में ताउन बढ़ेगा। और मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ कराची में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके रिश्तेदार रहते हैं वहाँ पे, जिनकी फैमिलीज रहती हैं, तो मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छा आगाज़ है दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात की बेहतरी का, एक दूसरे को एक रिस्पेक्टफुल वे में तस्लीम करते हुए जो तजारती ताल्लुक वो बढ़े, जो स्ट्रेटेजिक मामलात हैं वो आगे बढ़े। बांग्लादेश को बहुत ज़रूरत है पाकिस्तान की, और पाकिस्तान को इस सूरत में कि चूंकि हमारा हिस्सा रहे हैं, वो तो हमारा एक बड़ा ताल्लुक तो है ना, दिल का रिश्ता। नो डाउट, आपने कहा ना कि बिछड़ा हुआ भाई, चाहे कुंभ के मेले में बिछड़े थे लेकिन अब मिल गए हैं दोबारा से बड़े होने के बाद। और इंशाल्लाह आई होप, हमारी उम्मीदें यही हैं जिस तरह से अब हालात नजर आ रहे हैं कि ये ताल्लुकात मजीद बेहतरी की तरफ ही जाएंगे। अच्छा जी, एक ब्रेक लेते हैं जी। ब्रेक से वापस आएंगे, कुछ मेहमानों को बुलाया है आपसे मुलाकात करवाने के लिए, उनकी क्या जिंदगी के अंदर अचीवमेंट्स हैं, एक ब्रेक के बाद आपको बताएंगे। स्टे विद अस, कीप वॉचिंग। सबसे आगे में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म होने ही वाली हैं, क्योंकि अब शायकीन अपने पसंदीदा अदाकारों को, अपने पसंदीदा एक्टर्स को एक साथ देख सकेंगे टीवी स्क्रीन्स पर, क्योंकि आज शाम हम टीवी पर ड्रामा आधी बेवफाई फाइनली शुरू होने लगा है। बिल्कुल, ये ड्रामा पीर से इतवार आप देखेंगे शाम 7 बजे नश्र होगा। अब तो सोप्स जो है ना हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन गए, ख़ास तौर पे जो टीवी व्यूवर्स हैं उनकी ज़िंदगी की अगर बात करें। इस ड्रामे की जो कहानी है मोहम्मद अतर अंसारी ने लिखी है, जो एक माँ और उसकी 2 बेटियों के इर्द गिर्द घूमती है। ही सेज कि दिस इज़ दी स्टोरी, जो इससे पहले शायद आपने जो एंगल्स इसके अंदर हैं वो शायद आपने इससे पहले ना देखे हों। 2 के फैमिलीज़ के आसपास ही घूमती है, चूँकि टिपिकली ड्रामाज इसी के ऊपर बनते हैं, सब्जेक्ट्स ऐसे ही होते हैं। अब वो 2 बहनों के इर्द गिर्द कैसे रिवॉल्व होती है, फिर इसमें जो मेल कैरेक्टर्स हैं उनका क्या पर्टिकुलर रोल है, वो तो विद द टाइम ही आपके सामने आएगा। लेकिन हमने एक तो एक्टर से आपकी मुलाकात करवानी है जो लीड कास्ट है, उससे पहले भी जस्ट वांट कि थोड़ा सा आपको दिखाएं। फर्स्ट लुक है, वैसे आप हम टीवी पे देख भी रहे हैं, हम एंटरटेनमेंट के ऊपर इसका आगाज होने जा रहा है। आपको इसका एक प्रोमो दिखाते हैं और वापस आके इस पे मजीद बात करते हैं। मैंने उसको कौन सा कहा है कि रोज मुझे पिक एंड ड्रॉप दे? शर्म करो, वो तुम्हारा होने। अम्मी प्लीज। आखिर नबील में किस चीज की कमी है? पैसे की। वैसे जितनी मैं खूबसूरत हूँ ऐसा ही शहजादा डिजर्व करती हूँ। आप जैसी लड़की के साथ फ्लर्ट नहीं शादी की जाती है। मुबारक हो, आप एक्सपेक्ट कर रही हैं। अम्मी छोड़े इसे। अम्मी जी, हम नेटवर्क पर आप इसको देख सकेंगे आज शाम 7 से 8 बजे। इसमें आप देख सकते हैं कि फ़ाइक खान अच्छा किरदार निभाएंगे, शहबाज शिगरी, अलिशबा खान और बीनिश चौहान जो हैं वो भी एक अहम रोल के अंदर हमें नज़र आएंगे। तो हमने सोचा कि हम इनके एक्टर्स जो हैं जिसमें अहम रोल प्ले कर रहे हैं उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं और थोड़ा सा ज़रा जानने की भी कोशिश करते हैं, थोड़ी स्नीक पीक भी लेते हैं कि इस वक्त जो है ना वो क्या हमारे नाजरीन देखने लगेंगे। प्रोडक्शन है मोमना दुरेद की और इसके जो डायरेक्टर हैं वो हैं शाह हुसैन साहब। कौन कौन है हमारे साथ? इस वक्त फ़ाइक मौजूद हैं, हमारे साथ शहबाज शिगरी मौजूद है। यू नो देम गाइस, आपको पता है, आप इनको देखते हैं, आप जरा गपशप लगाते हैं। फ़ाइक एंड शहबाज, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक, थैंक यू फॉर हैविंग अस। हाउ आर यू गाइस डूइंग? थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो बहुत मुबारकबाद, फाइनली अनदर प्रोजेक्ट जो कि कंप्लीट हुआ है, ऑन एयर हो रहा है। क्या उम्मीदें हैं, क्या ख्वाहिशात हैं, कैसे देख रहे हैं इस ड्रामे को, कैसा लगने जा रहा है लोगों को ये? Faik, you want to go Faik first? जी फ़ाइक, आप बताइए।
अस्सलाम वालेकुम जी, सॉरी क्या सवाल किया आपने, मैं सुन जी सवाल मेरा ये है कि आपकी क्या उम्मीदें हैं इस ड्रामे से, शायकीन को कैसे साथ लेके चलेगा, कैसा लगने जा रहा है, क्या उम्मीदें हैं आपकी? सर मैं यहाँ से स्टार्ट करना चाहूंगा कि हम टीवी का एक खासा रहा है और उस खासे को ही एक ब्रांड इमेजिंग है उसके लिए ड्रामे के एतबार से भी कि कंटेंट पे बड़ा काम किया जाता है। जिस तरह शर्जील भाई और फैसल मंजूर भाई ने इसको डेवलप किया कंटेंट को, वो कल्चरल डेफिसिट को देखते हुए किया है। हमारी सोसाइटी के जितने भी खदोखाल हैं, जो भी चीदा चीदा चीजें हैं, उसको हाईलाइट किया है, क्योंकि सही और गलत के बीच के अंदर अगर कोई तफरीक की जा सकती है तो वो पैमाना है आजमाइश। उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो कोई ना कोई कंटेंट में ऐसी चीजें होती हैं जो कि लोगों के लिए लगाव का सबब बनती है। तो मेरे ख्याल में ये जो कंटेंट अब आएगा, मेरा ख्याल है कि ये भी बहुत ज्यादा लोग पसंद करेंगे और इसको ओन करेंगे। हमारे बहुत सारे चैनल्स हैं जो भी इसका कंटेंट आ रहा है, बहुत सारे लोग किसी कंटेंट को ओन करते हैं, किसी को नहीं करते। हम टीवी की खासियत ये है कि इसका जो भी कंटेंट होता है, लोग इसको अपनी जिंदगियों पे इम्पैक्टफुल लेते हैं। So true फाइक। लेकिन what is so different about this drama या इस कंटेंट के बारे में जो पहले से नहीं देखा गया, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि क्या मुख्तलिफ नजर आने लगा है लोगों को अब? देखिए, मैं सिर्फ अपने ट्रैक के हवाले से अगर बात करूं, बाकी जो सारे लोग आपके साथ होंगे लाइव वो बताएंगे कि बहुत सारे जो शादीशुदा कपल होते हैं ना, उनकी जिंदगी में बहुत सारी चीजें ऐसी जो कि इनकम्प्लीट रह जाती है, इंफीरियर का शिकार हो जाता है। तो वही इंफीरियर एक तबके को खवातीन के, क्योंकि जाहिर सी बात है हम टीवी में खवातीन के एम्पावरमेंट के लिए बड़ी बात की जाती है और उसको बड़ा उठाया गया है। क्योंकि देखें, वो जो आर्ट होता है ना, जो कोई पर्पस क्रिएट ना कर सके, जो कोई सबक ना दे सके, जो कोई मीनिंग ऑफ लाइफ ना दे सके, वो आर्ट मेरे नजदीक तो बेकार है। तो इसमें भी आपको वो आर्ट अपलिफ्ट करता हुआ नजर आएगा, खवातीन की वुमेन एम्पावरमेंट को कुछ इंफीरियर कॉम्प्लेक्स के जरिए। इसलिए स्टोरी का जो ये प्लॉट है ना, ये जो लैंडस्केप है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, जो कि हमारा ट्रैक है, मेरा और बिनीश चौहान जी का। सही से। तो शहबाज साहब, आप जैसी खवातीन के साथ फ्लर्ट नहीं, शादी की जाती है, बड़ा मुझे लगता है तगड़ा डायलॉग है और बड़ा चलने भी वाला है और आपको सुनने को भी मिलेगा आपके आसपास। आपका ट्रैक क्या है इस ड्रामे के अंदर शहबाज? इज इट अकॉर्डिंग टू योर ओन पर्सनैलिटी और देयर इज समथिंग डिफरेंट? नहीं, I would hope it's not according to my own personality. My character is he's quite negative. He's quite a negative character. तो उम्मीद यही कि मेरी अपनी पर्सनैलिटी लोगों को इससे बहुत दूर लगती हो। लेकिन he's very interesting character, क्योंकि वो he's not just a straight villain. वो ये नहीं कि बस शुरू से लेकर एंड तक एक विलन है। उसकी अपनी ख्वाहिशें हैं, उसकी अपने गोल्स हैं, एम्बिशंस हैं, जो उसको और थोड़ा गिराते रहते हैं। He keeps running into obstacles. आप देखेंगे फैमिली इश्यूज उसके हैं, उसके साथ मैरिटल इश्यूज होते हैं, मतलब as many obstacles as you can imagine। अच्छा भाई, सोप्स की एक क्वालिटी भी होती है, लेकिन एट द सेम टाइम देयर इज अ चैलेंज दैट सोप्स ऑफन फेसेस के स्टोरी थोड़ी ऐसी, क्योंकि लंबा चलना है, उसने कुछ 100-150 एपिसोड चलनी है और अब तो 1 घंटे के लिए चलना है, तो उसका कहते हैं ना कि व्यूअर के साथ उसको ग्रिप करके रखना एक राइटर के लिए और ऑफ कोर्स एक्टर्स के लिए भी, उन कैरेक्टर्स को लेते हुए बड़ा टफ होता है। तो इसको करते हुए आपकी क्या वाइब है? अब ऑब्वियसली ऑन एयर तो भी इसने आना है, कैसे आप फील करते हैं कि ये लोगों को कनेक्टेड रखेगा अपने साथ टिल इट एंड्स? सर आपका बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। और सर शहबाज से पूछें, आप जवाब दें। फाइक, आप शुरू करें, मैं आपके पीछे आता हूं। फ्लोर आप दोनों के पास है, एनीवन प्लीज। अच्छा शहबाज प्लीज आप स्टार्ट कीजिए। मैं तो सिर्फ अपने कैरेक्टर को देखकर चलता हूं। आई डोंट रियली बाकी जो ओवरऑल स्कोप है वो कैसे ग्रिप करेगा, वो तो बाकी कैरेक्टर्स, बाकी एक्टर्स, बाकी स्टोरी के ऊपर है। लेकिन आई थिंक जहां तक मेरे कैरेक्टर का सवाल है और जो मेरा और अलिशा का ट्रैक है, इट्स अ वेरी यूनिक सॉर्ट ऑफ इट्स अ लव स्टोरी, लेकिन उसके अंदर एक बड़ी ऑपोजिट भी फीलिंग्स चल रही हैं, तो वो डुअलिटी आ जाती है इसमें। तो वो डुअलिटी जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग और कैची चीज है। बड़ा मुश्किल होता है एक राइटर और एक्टर्स के लिए एट द सेम टाइम कि वो अपने व्यूअर को साथ लेकर चलें फॉर लाइक 100 and 150 एपिसोड्स। ये सोप किस हद तक ये कर पाएगा आपको लगता है? देखिए, पहले तो मैं बता दूं कि ये 65 या 70 एपिसोड तक लोगों को बर्दाश्त करना पड़ेगा। ओके। और उसके बाद मैं इसका सारा क्रेडिट देना चाहूंगा सबसे पहले वही कंटेंट डिपार्टमेंट को, शर्जील भाई और फैसल मंजूर भाई को। उसके बाद क्योंकि देखिए, कोई भी अगर सोप होता है ना, जब वो ऑफर होता है तो आर्टिस्ट अपना प्लॉट स्ट्रक्चर में अपने आप को जब देखता है तो वही देखता है कि मैं पूरे सोप में करके आ रहा हूँ और कहाँ तक क्या क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स है। तो ये जब ट्विस्ट एंड टर्न्स होते हैं ना, ये राइटर, जैसे इसके राइटर हैं अतर भाई ने बड़ा अच्छा लिखा है इसके अंदर, और वो जो ट्विस्ट एंड टर्न्स है कंटेंट से जब बन के आते हैं तो फिर सारा गेम होता है डायरेक्टर का। अब मैं आपको बताऊं कि हमारे पास जो डायरेक्टर है वो है शाह हुसैन भाई। शाह हुसैन का जो तारुफ है
वो बेसिकली उनका इससे पहले एक ड्रामा चला था सल्तनत, विच वाज सुपर हिट बाय द वे। अच्छी रेटिंग्स के साथ गया था, बहुत मुनासिब था और अच्छा कंटेंट था। और उनका जो तारुफ बनता है वो बनता है हमारे पाकिस्तान की बड़ी मशहूर राइटर है नूरुल हुदा शाह साहिबा, उनके ये साहबजादे हैं और बहुत मेहनती डायरेक्टर हैं। इन्होंने जी इनका ये तारुफ है जो कि लोगों को पता नहीं है। और मैं उनको अक्सर और बेशतर कहता रहता हूँ कि भाई अपनी कुछ फेसबुक पे सोशल मीडिया पे कोई पोस्ट डाला करो, लेकिन ये पीछे रहते हैं। और मजे की बात ये है कि इनका भी एक जबरदस्त सा कैरेक्टर है, वो कैरेक्टर ये खुद ही बताएंगे जब लोगों को स्क्रीन के सामने आएगा। एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये, मैं शहबाज आपके सामने ये पॉइंट मैं रखना चाहता हूँ। मैंने पर्सनली फील किया, ऑब्वियसली हम ड्रामास कम ही देखते हैं, मैं तो बहुत से एक्टर्स को भी जानता हूँ जो ड्रामास नहीं देखते हैं, जस्ट दे वर्क इन ड्रामास। अब एक ट्रेंड चला है पिछले कुछ अरसे से कि कंटेंट के अंदर उसको लंबा करने के लिए, लेंथी करने के लिए, रेपिटेशन ऑफ डिफरेंट सीन्स या एक सीन्स की मुख्तलिफ एंगल से उसको ऐसे बनाया जाना या स्लोमोज में दिखाया जाना, जिससे उससे सस्पेंस और थ्रिल भी बढ़े। और विद द टाइम जो देखते रहते थे अपने इंडियन ड्रामास में हमने देखा है, अब थोड़ा सा हमने वो ट्रैक पकड़ा है। हालांकि हमारे ड्रामास वी नो कि हमें कॉपी किया जाता है और यूनिवर्सली एक्नॉलेज्ड हमारे ड्रामास हैं। आप इस ट्रेंड को कैसा देखते हैं और क्या ये सोप भी किसी अगले ट्विस्ट के लिए इतना ही तंग करेगा देखने वालों को कि जल्दी करो, दिखाओ आगे क्या होने वाला है? नहीं, मुझे लगता है इस सोप में आपको वो स्लो मोशन, शॉर्ट रेपिटेशन, वो जो एक पेड़ पड़ा 3 बार, वो नहीं मिलेगा। You won't find that in this. Because we have enough content, the story is thrilling enough. क्या अच्छा वो नहीं होगा। अच्छा शहबाज, क्योंकि हम बात करें स्टोरी के बारे में कि ये इस तरह की स्टोरी है कि पहले नहीं देखी पाकिस्तानी जो लोग हैं उन्होंने टीवी के ऊपर, सोसाइटी की कॉम्प्लेक्सिटीज़ की बात कर लें या फिर इन तमाम इमोशंस की बात कर लें, मर्दों का बड़ा ख़ास रोल होता है। तो व्हाट मेड यू टेक अप दिस रोल शहबाज? यहाँ पे क्या डिफरेंट था कि इस रोल के अंदर कि आपने सोचा कि ये मुझे करना चाहिए? For me personally, जब मैं रोल लेता हूँ तो थोड़ा सा मेरा डिफरेंट, I know a lot of actors they look at the message and the purpose and the meaning behind it. मेरा एक थोड़ा सा maybe I'm guilty for this, but I like to see कि मेरा कैरेक्टर क्या इंटरेस्टिंग चीजें करता है, असद क्या कर रहा है। तो इस ट्रिप में पढ़ा था एक सीन है जहाँ असद काफी एक जालिम हरकत करता है अपनी होने वाली बीवी के साथ, इन्वॉल्विंग डॉग्स। तो ऐसे सीन्स मैं जब पढ़ता हूँ एज एन एक्टर मुझे मजा आता है। ओके, दिस इज इंटरेस्टिंग, ये मैं खुद तो कभी ना करूं, तो आई गेट टू देन डू दीस थिंग्स। एंड आई बिलीव जब एक नेगेटिव रोल के लिए जितना ज्यादा आप क्रिटिसाइज हो रहे होते हैं सोसाइटी के अंदर, जितना बुरा भला आपको कहा जा रहा है, इट मींस आपने उसको इतना ही अच्छे तरीके से किया क्योंकि लोग आपको उतना बुरा समझ रहे हैं। हर एक्टर ऑपरेशन का शिकार रहा है इस कैरेक्टर से। कह रहा हूँ हर एक्टर जो है वो इस असद के कैरेक्टर के तहत जो है वो इसके जेरे असर ऑप्रेस हुआ, बहुत जालिम तो फिर भी डिसेंट वर्ड है। मैं ये जानना चाहूंगी कि आपका ये जो किरदार है, आपका जो कैरेक्टर है, इस तरह के किरदार को प्ले करते हुए कभी अपनी पर्सनैलिटी को भी एक्सप्रेस करने का मौका मिला है कि यार अगर मैं इस पोजीशन में होता तो मैंने यही करना था, इस तरह से कभी हुआ है या आपको लगा हो कि यार ये मैं कभी नहीं कर सकता था? सबसे जो ऑनेस्ट एक्टिंग होती है, आपको एक्टिंग में कोई ट्रूथ अपना डालना पड़ता है, अपना ट्रूथ डालना पड़ता है, वरना वो फिर नजर आ जाता है कि ये नकली एक्टिंग है। टू डू अ कैरेक्टर रियली वेल यू हैव टू पुट सम अमाउंट ऑफ ट्रूथ इनटू इट। और मैं आई बिलीव ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है कि आप हर कैरेक्टर में एक अच्छी चीज होती है जो आप निकाल कर अपने साथ रख सकते हैं, तो आगे वो जिंदगी में चलता है। बिल्कुल एट द एंड फाइव भाई बिल्कुल आपका बहुत सारा काम हमने देखा है, बहुत ज़बरदस्त काम है, मैंने तो इनफैक्ट सीखा भी बहुत है। कुछ भी कहना चाहें अपने देखने वालों से इस प्ले को लेकर, अपने काम को लेकर, इन दी एंड कुछ भी कहना चाहें, कंक्लूड करना चाहें? सर मैं बस तमाम देखने वालों से, स्पेशली हम टीवी की जो ऑडियंस है ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे भी इसको सराहने वालों से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस ड्रामे को देखें और इंशाल्लाह ताला ये आपको बहुत पसंद आएगा। हम लोगों ने बहुत मेहनत की है, तमाम आर्टिस्टों ने। इसमें बेनिश चौहान है मेरे साथ, मेरे ट्रैक में अलिशबा है, न्यू फेस, वेरी टैलेंटेड एक्टर, और शहबाज शिकरी जो इस वक्त हमारे साथ लाइव है। इनका वो कैरेक्टर है कि आप किसी ईविल को देखते हैं तो उससे आपको मोहब्बत हो जाती है, तो इन्होंने वो कैरेक्टर प्ले किया। अहमद तहा गनी, एजाज भाई, नाइमा जी, सबने बड़ी मेहनत की है। अतर भाई जो इसके राइटर हैं, कंटेंट डिपार्टमेंट, तो मेरा ख्याल है बस इसको हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ है। सिंस इट्स ऑन हम टीवी तो अब ऑब्वियसली लोगों को पसंद आना बनता है इसका। ऑल द बेस्ट टू ऑल द टीम एंड द कास्ट, थैंक यू वेरी मच, आप हमारे साथ रहे और बाकी हम जो फीडबैक है ना वो बताएंगे डेफिनेटली। लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, थैंक यू सो मच। आज शाम 7 से 8 आप हर रोज देख सकेंगे आदि बेवफाई हम एंटरटेनमेंट पर। आगे बढ़ते हैं जी, और अब हमने बात करनी है एक ऐसी शख्सियत की जिन्होंने बर वक्त इमदाद देकर जिंदगी भी बचाई और उसके
जिसके नतीजे में उनको एक अवार्ड भी दिया जा रहा है। एक नई मिसाल हमारे सामने आई है। सिंध इंटीग्रेटेड इमरजेंसी एंड हेल्थ सर्विसेज की खातून ऑपरेटर रुशान लगारी की बात कर रहे हैं हम, जिन्होंने फ़ोन पर रहनुमाई करके कामयाब डिलीवरी करवाई और उसका उनकी अचीवमेंट है और इस अचीवमेंट पर उनको एक अवार्ड दिया जा रहा है। ये वाकया सितंबर में पेश आया था, जब एक दिन एक मरीज़ा की पड़ोसन ने फ़ोन किया और बताया कि ज़िचकी के हवाले से देयर इज़ सम कॉम्प्लिकेशन, फौरी मदद की ज़रूरत है। और उसके बाद इदारे ने इस पर ओबियसली अपने प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए फ़ोन पर भरपूर रहनुमाई फराहम की। ये कॉल आधे घंटे तक जारी रही, जिसमें मुतल्लिका ख़ानदान से 8 मरतबा कॉल बैक करके रब्ता किया गया। इसके बाद एक सेहतमंद बच्ची की पैदाइश हुई, यानी कि इतना वक्त नहीं था कि हेल्थ सपोर्ट फिजिकली पहुंचती, तो वर्बली इस तरीके से कम्युनिकेट किया गया कि वो प्रोसेस आसान हुआ और एक बच्ची पैदा हुई। और इस लिहाज से इन खातून को इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ इमरजेंसी डिस्पैच अवार्ड से भी नवाजा गया। तो ऐसा कैसे हो सकता है कोई बहुत अच्छा करे और हम उसका तस्करा ना करें? डेफिनेटली। और ये जो इदारा है ना, ये 1122 का एक इंटीग्रेटेड इदारा है। रेस्क्यू 1122 आप जानते हैं, सिंध में पहली मरतबा खातून फायर फाइटर्स को भी इन्होंने शामिल किया और ये इदारा फौरी इमदाद फराहम करने में पेश है। तो हमने सोचा कि हम रुशान को भी आज इन्वाइट करते हैं और जो पहली खातून फायर फाइटर हैं उनको भी इन्वाइट करते हैं और उनसे ज़रा जानने की कोशिश करते हैं कि उनका एक्सपीरियंस कैसा है और वो कैसा फील कर रहा था। रुशान हमारे साथ मौजूद है, रुशान लगारी, और इसके साथ साथ फायर फाइटर डिपार्टमेंट की समीना अरशद ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले रुशान, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। बहुत बहुत मुबारक सबसे पहले आपको। ज़रा बताइए इस वाक़े के बारे में, किस तरह से ये पेश आया। एंड आई बिलीव दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम कि ये इस तरह से फ़ोन पर डिलीवरी करवाई गई है। थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल। और जैसा कि आपने अर्ज़ किया, बिल्कुल ऐसा ही है कि ये फ़र्स्ट टाइम नहीं है कि हमने ऑन कॉल डिलीवरी करवाई है। बट जो ये केस था वो कुछ ऐसा था कि मोस्टली नॉर्मली हमारे पास इस तरह के केसेस रिपोर्ट नहीं होते जिसमें हम ऑन कॉल डिलीवर करवा रहे हों बेबीज़ को। ठीक है, ऐसा होता है या तो वो एम्बुलेंस के अंदर जाने के बाद डिलीवर हो रहे होते हैं या वो डिलीवर हो जाते हैं, उसके बाद हमें पैनिक सिचुएशन में कॉल की जा रही होती है। सो इसमें भी कुछ ऐसा ही हुआ था। नेबर ने, जैसा कि आपने भी बताया, कॉल की और हमें अप्रोच किया। जब हमें बताया गया तो हमें ये इन्फॉर्म किया गया है कि बेबी का हेड स्टक है। तो फौरी तौर पे देखिए, एम्बुलेंस तो आ रही होती है, उसको आने में तकरीबन भी कुछ टाइम तो दरकार होता है। तो उस दौरान बेबी को तो फौरी तौर पे जो है वो नीड थी कि उनको आउट किया जाए, उनको हेल्प की नीड थी, मदर को हेल्प की नीड थी। तो हमने अपने प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए प्रॉपर विद इन हाफ आवर ये कॉल चली है और उसके अंदर ही हमने कोशिश की, बेबी को डिलीवर करवा लिया गया। हेल्दी बेबी डिलीवर हुए, 8 टाइम कॉल बैक की है इनको। और विद द कोऑपरेशन ऑफ नेबर एंड पेशेंट हमने मिलकर एक हेल्दी बेबी को अल्हम्दुलिल्लाह डिलीवर करवा दिया। रुशान, ये आपका पहली मर्तबा था कि आपने इस तरह का केस हैंडल किया या इससे पहले भी आप कर चुकी हैं? देखिए, मैंने आपको बताया नॉर्मली इस तरह के केसेस नहीं आते। ऐसे बिल्कुल केसेस आए हैं जो बेबी डिलीवर हो गया है, घर के अंदर मौजूद है और फिर जो कॉम्प्लिकेशंस स्टार्ट होती हैं। तो या फिर ऐसा होता है कि बेबी डिलीवर होने लगा है और फिर जो है वो सडन स्टाफ या हमारा जो क्रू होता है, एम्बुलेंस क्रू, वो अराइव कर गया तो वो फिर फर्दर उनको असिस्ट कर रहे होते हैं। यस, बट ऐसा हुआ है कि बेबी डिलीवर हो गए और वो ब्रेथ नहीं कर रहा, वो कॉन्शियस नहीं है, तो ऐसे में फौरी तौर पे वो भी सपोर्ट CPR के थ्रू दी जाती है। ठीक है, तो इज इट पार्ट ऑफ योर ट्रेनिंग? आपकी ट्रेनिंग का हिस्सा है ये? उसके अंदर आपको बताया जाता है कि ऑन कॉल अगर आपने कोई एड फराहम करनी है, सजेस्ट करना है, क्योंकि इट्स अ वेरी क्रूशियल टाइम आई बिलीव, एक इंसान का पैदा होना माँ के लिए भी और बच्चे के लिए भी, तो आप बाकायदा तौर पे ट्रेंड हैं इसके लिए या वहाँ पे आपने ऑन द स्पॉट आपने डिसीजन लिया और आपने हेल्प किया उनको? जी बिल्कुल, हम बिल्कुल ट्रेंड और सर्टिफाइड स्टाफ हैं। इंटरनेशनल एकेडमी से ट्रेनिंग दी जाती है। हमारे जो ट्रेंड सर्टिफाइड स्टाफ है, ट्रेनिंग स्टाफ, वो हमें ट्रेन करता है। आई एम वेरी थैंकफुल टू देम कि उनकी वजह से मैं आज यहाँ मौजूद हूँ और एक हेल्दी बेबी को हमने डिलीवर करवाया है। अच्छा रुशान, इस अवार्ड के बिल्कुल ट्रेनिंग सेशंस बताइए, इस अवार्ड के बारे में बताइए, कितनी खुशी हुई? एक्सपेक्टेड था या बहुत अनएक्सपेक्टेड था? जी देखिए, हमारे तमाम तर जो स्टाफ हैं वो ट्रेंड और क्वालिफाइड हैं, तो कंपटीशन टफ होता है और फिर एक इंटरनेशनल लेवल पे जाके जब और भी बहुत सारे ट्रेंड और सर्टिफाइड स्टाफ के साथ हमारा कंपटीशन हो तो वो और ज़्यादा टफ होता है। देखिए, खुशी तो बहुत हुई। इससे ज़्यादा प्रेस्टिजियस अवार्ड मेरे लिए ये था कि मैंने एक जान बचाई और एक नई जान बचाई, एक आने वाली नई जान को बचा लिया।
बहुत खूबसूरत बात है कि इससे बड़ा तो कोई अवार्ड नहीं हो सकता है कि कम से कम आपने एक इंसान को बचाया और वो पूरी इंसानियत को बचाने के मुतरादिफ है। बिल्कुल ठीक है। वैसे चूंकि समीना भी हैं, समीना आपसे भी हम बात करते हैं। फायर फाइटर हैं आप, आग से लड़ती हैं, बहुत ही मुश्किल काम है। मैं तो जब भी फायर फाइटर्स को देखता हूँ मैं कहता हूँ ये कैसे इतनी टफ सिचुएशन के अंदर अपने आप को ले जाते हैं। हम लोग तो आग लग जाए कुछ हो तो भागते हैं, आप लोग आग के अंदर जाते हैं। मुख्तलिफ रोल है आपका। सबसे पहले अपने इस ऑपरेशन के हवाले से, इस अपने रोल के हवाले से बताइए हमें, ये कैसा है और क्यों आप किया आपने? सर मुझे पहले तो बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता है कि मैंने जो है ये ज्वाइन किया, मुझे खिदमत खल का मौका मिला और जो है मुख्तलिफ जगह पे आग लगी है तो वहाँ पे मैंने रिस्पॉन्ड किया है। सबसे पहले काशिफ सेंटर में मैंने रिस्पॉन्ड किया था, तो वहाँ पे जो है फर्स्ट टाइम था मेरा, तो थोड़ा सा मुश्किल भी हुआ तो पर लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे जाके रेस्क्यू किया मैंने लोगों को और फायर फाइटिंग की। अच्छा, तो एसओपीज क्या होते हैं? आई मीन यू गॉट द फर्स्ट कॉल, ऑपरेटर से आपको खबर मिली कि आपने फलां जगह पे जाना है। एसओपीज क्या होते हैं? थोड़ा ऑपरेशनल कुछ हमें बताइए ताकि हमें भी पता चले कैसे करते हैं आप लोग। जैसा बिल्कुल जैसे ही हमारे को कॉल ट्रांसफर होती है तो हम फौरन ऑलरेडी तैयार होते हैं, तो हम अपनी व्हीकल्स निकालते हैं। वहाँ पे ऑलरेडी पानी मौजूद होता है हमारी व्हीकल्स में, तमाम पीपीज भी रेडी होते हैं, तो जो है हम जाके फ़ौरन रिस्पॉन्ड कर देते हैं। ऑल टाइम हमारा सामान रेडी होता है, पानी भी मौजूद होता है गाड़ी में, और जिस टाइप की आग होती है हम पहले वहाँ पे जाके सिचुएशन देखते हैं, फिर फ़ौरन उस पर अपना काबू पाते हैं। अच्छा समीना, जब हम फायर फाइटर्स की बात करते हैं ना तो हमारे जहन में सबसे पहले आता है कि मर्द होंगे फायर फाइटर्स ना, लेकिन जब आप किसी जगह पर पहुंचती हैं, जो भी इंसिडेंट हो जहां पे आग लगी है, वहां पे लोग खातून को देखकर या आपको देखकर कुछ डिफरेंट रिएक्ट करते हैं कि क्योंकि वहां पे बंदे ही वहां पर मौजूद होते हैं ना, तो ऐसा कोई एक्सपीरियंस हुआ आपको? जी हाँ बिल्कुल, बहुत ज़्यादा आवाम का बहुत ज़्यादा कुछ रद्द अमल होता है कि वो रिएक्ट भी करते हैं। और सबसे पहले बात ये कि मैं आपके शो के बतौर बताना चाहती हूँ कि वो बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट करते हैं, जगह भी नहीं देते हमारे को। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर उनका बहुत अच्छा पॉजिटिव कमेंट्स भी आते हैं कि आप हमने फर्स्ट टाइम फीमेल्स को देखा है कि वो मर्दों के शाना बशाना होकर काम कर रही हैं। बस हम पाकिस्तानियों को समीना ये लगता है ना कि हमें पता है, हम कर लेंगे, हमें करने दें। हालांकि जिसकी प्रोफेशनल ट्रेनिंग है उसको पता है कि उसके क्या एसओपीज है, उसने किसको फॉलो करना है। मुझे लगता है कि इसके अंदर टेक्निक के साथ बड़ी फिजिकल स्ट्रेंथ भी इन्वॉल्व है आपके काम में समीना। मैं तो पर्टिकुलरली वो जो पाइप है उसको देख के उसको होल्ड करने के लिए फिर द प्रेशर दैट इट हैज़, बड़ा तगड़ा होना पड़ता है आपको। फिर ये कैसे होता है, ये बताइए। यस सर, हमने प्रोफेशनल टेक्निकल ट्रेनिंग की है लाहौर रेस्क्यू इमरजेंसी सर्विसेज 1122 की अकेडमी में, तो वहाँ से हमारे को बहुत कुछ सीखने को मिला। बाकी जो है वो होजेस होते हैं जिसको हम कवर करते हैं, हमारे साथ 2 रेस्क्यूअर्स होते हैं, मेल रेस्क्यूअर्स भी होते हैं, तो थोड़ी मुश्किल आती है, पर लेकिन जो है जब सामने सिचुएशन ऐसी हो तो मुश्किल भी जो है सही हो जाती है। बिल्कुल। चलिए लास्ट मैसेज हम रोशान आपसे लेंगे। तमाम जो खास तौर पे फीमेल्स गर्ल्स आपको देख रही हैं, आप दोनों बहुत इंस्पिरेशनल हो, ज़बरदस्त हो, अपने माँ बाप के लिए बाइस फ़ख्र हो। कुछ भी आप कहना चाहें, कोई पैगाम उनको देना चाहें इंस्पायर करने के लिए, एनीथिंग? हाँ बिल्कुल, मैं जो आने वाली फीमेल्स उनको मोटिवेट करना चाहूँगी कि जो है जो लोग सोचते हैं कि हमने ये काम करना है वो मैंने कर दिखाया है, जब हम कर सकते हैं तो तमाम लोग भी कर सकते हैं। तो मैं आने वाली फीमेल्स को मोटिवेट करती हूँ कि आएँ, बिल्कुल आएँ, आप हिम्मत करें, हौसला करें, तो कुछ भी काम मुश्किल नहीं होता है, हर काम हम कर सकते हैं। वाह, आपका काम आपके नाम की तरह प्यारा है। थैंक यू वेरी मच। जीती रहें, ऐसे ही हमें प्राउड बनाती रहें और बहुत सारे लोग इनसे बहुत इंस्पायरिंग है आप दोनों। बहुत अच्छा लगा आप दोनों से बात करके। थैंक यू सो मच। रोशान एंड समीना हमारे साथ मौजूद थी और बड़ी खुशी होती है जब इस तरह से खवातीन सामने आती हैं और अपनी अपनी फील्ड के अंदर अचीवमेंट्स उनकी नजर आ रही होती हैं हमें, तो ऑल द वेरी बेस्ट। और तमाम देखने वाली खवातीन जो है ना उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग होता है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, मजीद बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। इन दिनों सोशल मीडिया पर एक स्टोरी बड़ी वायरल है, आपने भी देखी होगी, साइबर ट्रक के हवाले से। हमने दिखाई भी थी। हाँ, साइबर ट्रक वैसे तो एकदम से पहले फेमस हुआ जब बना, और फिर जब डोनाल्ड ट्रंप के टावर के सामने उसी के अंदर एक ब्लास्ट हुआ, साइबर ट्रक बड़े ज़ेरे बहस आए। वैसे तो टेस्ला नहीं बनाया, लेकिन काफ़ी हद तक एक मुशाबे साइबर ट्रक पाकिस्तान में भी देखा गया। इस साइबर ट्रक को गुजरांवाला के एक मैकेनिक वली मोहम्मद ने बनाया, लेकिन एक इलॉन मस्क ने बनाया, एक वली मोहम्मद ने बनाया। इसको बनाने का जो ख्याल था वो एक लाहौर की कारोबारी शख्सियत है, साद सुहेल, उनका नाम है साद सुहेल अवान, उनको आया था। इस पर बात करने के लिए हमने रब्ता किया साद सुहेल से और उनसे हम ये तफसीलात भी जानते हैं, ये ख्याल उनके जहन में क्यों आया, कितना इंजन है, क्या इसकी कितनी हॉर्स पावर है, क्या टॉर्क है, क्या फैसिलिटीज़ हैं, क्या ये भी साइबर ट्रक से ही मुशाबे है या इसके अंदर से कुछ मामला और है। मैं सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगी साद से कि वो इतने कॉन्फिडेंट थे कि पाकिस्तान में जाएगा साइबर ट्रक। साद, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। आई होप आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे।
ये बताइएगा किस तरह से ख्याल आया कि पाकिस्तान में बना लिया जाए, बाहर से नहीं मंगवा सकते फिलहाल, तो पाकिस्तान में बना लिया जाए और पाकिस्तान के अंदर ऐसे मैकेनिक हैं जो बना लेंगे साइबर ट्रक। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस था, बल्कि मुझे इतना कॉन्फिडेंस था जितना मैं डिलीवर कर पाया उससे ज़्यादा ही मुझे कॉन्फिडेंस था कि हम बना लेंगे। और मुझे इस तरह भी आइडिया था, हम पहले पेप्सी के साथ काम करते रहे हैं, तो जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं वो पूरी बसेस या ट्रक्स इधर बनवाते हैं, चेसेस यहाँ कारीगर बना बनाया मिल जाता है, तो ऊपर पूरी बॉडीज बनाते हैं और बिल्कुल नया लगता है, ऐसा लगता है कि इम्पोर्ट हुआ हुआ है। तो आई न्यू कि यहाँ काफ़ी स्किल्ड लोग हैं। दूसरा ये कि साइबर ट्रक का डिज़ाइन जो था वो ज़रा सिंपलिस्टिक सा था, तो इस वजह से भी क्योंकि हमारे यहाँ एक्सपर्टीज इतनी नहीं है, तो उसका सिंपल डिजाइन देख के मैंने बस सोचा कि हम बना लेंगे। और आपने किसका यूज किया आपने? इसका इंजन इसका कितना है? और साइबर ट्रक से सिर्फ शक्ल की हद तक मुशाबिहत है या कुछ फीचर्स भी इसमें ऐसे हैं क्योंकि उससे मिलते जुलते हैं? बस शक्ल तक की फिलहाल मैंने सिर्फ एक्सटीरियर पे फोकस किया। ये मेरे पास एक फोरलैंड का मिनी ट्रक था जो ऐसे ही बस वीकेंड खड़ा हुआ था बड़ी देर से, बल्कि मैं इसकी ना इंस्टॉलमेंट्स भी दे रहा था। तो हमें एक बिजनेस में रिक्वायरमेंट आई थी कि हमें एक ना ये जिस तरह आर्मर, सिक्योरिटी, फीनिक्स वगैरह इस तरह की ना गाड़ी चाहिए। अच्छा। तो मैं भी ये पहली बार था मेरा और मैं चाहता था कि कुछ ना डिफरेंट हो, लाइक इंस्टेड की जो आम बैंक्स की गाड़ियाँ उस तरह की ना हो। तो मैं चाहता था जरा एक जरा स्टेटमेंट पीस सा हो, जरा हेड टर्नर हो। तो ये थी मेरी मोटिवेशन। तो कहीं आपके माइंड में ये भी था कि जब लेकर सड़क पे निकलेंगे लोगों की तवज्जो हासिल करेगा, लोग देखेंगे और न्यूज़ मीडियम्स के ऊपर इसको डिस्कस किया जाएगा लाइक वी आर डूइंग, वायरल हो जाएंगे? ऑनेस्टली मैंने इस तरह बिल्कुल नहीं सोचा था कि वायरल हो जाएगा। मैं खुद इतना कोई सोशल मीडिया पे नहीं हूँ एक्टिव मैं, बट मुझे ऐसा पता था कि ये डेफिनेटली हेड टर्नर होगा, जहाँ भी जाएगा लोग जरा एक बार मुड़ के देखेंगे। क्योंकि ऑनेस्टली जब मैंने शुरू किया था ना बनाना, तो आई न्यू कि मैं बिल्कुल जो उसका एग्जैक्ट है मनो है 99.5% आई वुड बी एबल टू प्रोड्यूस। अच्छा, तो साद आपकी अपनी इनपुट जो है वो क्या थी? आपने कोई पिक्चर या वीडियो मैकेनिक को, वली मोहम्मद को दे दी थी कि भाई बिल्कुल ऐसा बना के दे दे, या फिर आप साथ साथ मौजूद थे और उसको बताते थे कि इसको ऐसे नहीं ऐसे करना है, ऐसे नहीं ऐसे करना है? जी थैंक यू। ये भी मैं क्लैरिफाई करना चाहता था। मैं एक दिन एक मिनट मैं साथ था उस प्रोसेस के, मैं उधर ही खड़ा होता था। बल्कि मेरी फैमिली बिजनेस है मेरा, तो पूरी फैमिली है मेरे बिजनेस के अंदर, तो सारे मेरे से फोन कर करके पूछते थे कि भाई आप काम पे आ नहीं रहे तो किधर है। तो बेसिकली मैंने ये जो 6 महीने पिछले काफी ज्यादा मेरा खून पसीना उधर इस गाड़ी में गया है। मैंने खड़े होके एक चीज, इसकी कैलकुलेशंस, इसके एंगल्स और इसकी डिटेल्स मैंने वहाँ खड़े होके डायरेक्ट किया। वाह यार, तो बहुत मैं तो कहूँगा इस पे कितना खर्चा आ गया? इसकी कॉस्ट कितनी है? इस पे तकरीबन 10 से 12 लाख रुपया है जो मैंने वली मोहम्मद मैकेनिक को दिया। अच्छा। और उसके अंदर उसका मुनाफा भी होगा, तो उससे कम में ही हुआ है। ये बताएं अभी तक कोई ऑफर्स आई हैं आपको? लोगों ने आपको अप्रोच किया खरीदने के लिए कि भाई हमें बेच दें ये ट्रक? कोई सीरियस, वैसे मुझे 1-2 ऑफर्स आई थी। मैंने उनको कहा था कि अगर इफ दे सीरियस तो आए बैठ के कहीं बात करते हैं, क्योंकि मैं आई डोंट वांट टू, मैं इसके ऊपर पैसे बनाना नहीं चाहता, ये मेरा काम नहीं है। तो मैं डेफिनेटली टेस्ट ड्राइव के लिए खोल दे साथ इसको, लोगों के लिए कुछ आए टेस्ट ड्राइव लें या आए फैमिली के साथ, आपको साइबर ट्रक के साथ फोटोज बनवाएं, कुछ ऐसा ही कर दें। हाँ, फोटोज के लिए तो जरूर मैंने ना अभी छुपा के मतलब अंदर ही रखा हुआ था कि मैं चाह रहा था एक बार इंटरव्यूज हो जाए, इसकी हाइप ना डेड हो। एक बार जरा डेड होना शुरू हुए तो फिर मैं जरा इसको लेके जाऊंगा लाहौर में। अच्छा, वैसे आप इसको क्या मेन रोड पे भी लेकर गए हैं, लाइक हाईवे के ऊपर या मोटरवे के ऊपर भी? मैक्सिमम स्पीड इसकी क्या है, एक्सेलरेशन कितनी है इसकी? थोड़ा सा टेक्निकली जो बॉयज गाड़ियों को समझते हैं उनके हवाले से ही मैं पूछ रहा हूँ। जी, ये बेसिकली क्योंकि गुजरांवाला में प्रिपेयर हुई है ना, तो ये हम पहले मैकेनिक से चला के लाए मेरी फैक्ट्री जो जीटी रोड पे है, तकरीबन 20-25 मिनट का फासला है उसका। तब ये वीडियो वायरल हो गई और फिर उसके बाद मैंने अपने एम्प्लॉइज को कहा था कि रात को 3 बजे जब कोई भी नहीं होगा रोड्स के ऊपर, तो तब वो फैक्ट्री से निकाल के मेरे पास इधर लाहौर लेके आए। सुबह आई थिंक 5-6 बजे पहुंचे थे। तो वो तब भी जितने लोग रोड पे थे वो बहुत एक्साइटेड थे और मतलब थम्स अप दे रहे थे और वो कह रहे थे, हालांकि सुबह 6 बजे
तो अच्छा, इसका जो ऊपर मटेरियल है वो मुझे बड़ा नाजुक सा लग रहा है। आई डोंट नो व्हाई, मतलब कभी ऐसा हो कि ज्यादा स्पीड में हो गई रास्ते से डी ट्रैक ना हो जाए, ऐसा लगता है मुझे। ऐसा नहीं है, वजन शजन पूरा है इसका? सॉरी, आपने पहले मेरे से वो टॉप स्पीड भी पूछी थी, 120 के ऊपर वो चला के लाए। अभी ना क्योंकि ये कंप्लीटेड प्रोजेक्ट है नहीं, अभी भी इसके अंदर कुछ माइनर डिटेल्स है। इसकी एक तो अलाइनमेंट होने वाली है, थोड़ी सी स्वर्व करती है, वो मुझे मौका ही नहीं मिला क्योंकि मैं निकालना चाह नहीं रहा। आई नो फिर से हाइप बन जानी। आई एम सॉरी। आपका अगला सवाल क्या था? अच्छा, ये सवाल मैंने वजन के हवाले से पूछा था, रोड बैलेंस या रोड ग्रिप के हवाले से। मजबूत बहुत है। इनफैक्ट जो हमारे ना आम गाड़ियों में शीट लगती है ना स्टील, आई थिंक वो 16 या 18 गीज की होती है, 14 की है, विच इज मतलब थिकर और ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, और गाड़ियों का आपका इरादा है बनाने का, उनको रेप्लिकेट करने का, जिस तरह से साइबर ट्रक को किया है? फिर से सॉरी, मैं कह रही हूँ, और जो गाड़ियां हैं उनको रेप्लिकेट करने का आपका इरादा है, किसी और गाड़ी से इंस्पायर होकर रोल्स रॉयस टाइप बनाना? मैं ना इंजीनियर हूँ नहीं, ऑल्दो बहुत मजे का काम है, वेरी कूल, मतलब इट इज डेफिनेटली कुछ ऐसा है जो ना मतलब हर कोई करना चाहेगा, बट मैं इंजीनियर हूँ नहीं। और आप जो बाकी गाड़ियों का कह रही हैं, उनका ना जो डिजाइन है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है ये कि जो बाहर ये लोग डिजाइन करते हैं ना, वो सबसे पहले क्ले मॉडल बनाते हैं और फिर उसके वो क्ले मॉडल के लिए एक आपको आर्टिस्ट चाहिए। मेरी भी मतलब आर्ट्स ठीक है, बट इतनी अच्छी नहीं है कि मैं एक फुल स्केल गाड़ी का क्ले मॉडल बना सकूं। एक तो ये कि आपका कॉन्सेप्ट हमें अच्छा लगा, एटलीस्ट यू ट्राई टू मेक समथिंग इनोवेटिव। और फिर वली मोहम्मद को पूरा क्रेडिट है जिन्होंने आपकी उस थॉट प्रोसेस को मुंतकिल किया इस मॉडल के अंदर, और मॉडल विजन है आपका विजन है। थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए, अच्छा लगा आपसे बात करके। बहरहाल जी, साद को भी मुबारकबाद और वली मोहम्मद को भी मुबारकबाद। मुझे लगता है कि वली को अगर और थोड़ी सी फैसिलिटेट किया जाए, पाकिस्तानी करना तो चाहते हैं। आपको याद है वो एक मीम बड़ी वायरल हुई थी जिसमें एक साहब बाइक के आगे ना प्लेन के उन्होंने पर लगाए हुए थे, ठीक है, तैयारा, मैं पीछे एक वर्ड लगता है वो मैं यूज नहीं करूंगा ऑन एयर, तो वो उनको कहा जाता था। खैर, पाकिस्तानी करना तो चाहते हैं, अगर मौका मिले, जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है साकी। हमने कहा चले इंटरेस्टिंग सा मॉडल आपके साथ शेयर करें। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ और बड़ी जबरदस्त, बड़ी टैलेंटेड स्टूडेंट से आपकी मुलाकात करवाते हैं। कराची की जो IBA यूनिवर्सिटी है उसकी तालिबात हैं, और उनके ग्रुप ने एक ऐसे फ्लोटिंग वेटलैंड बनाए हैं जो कि तैरते हुए पानी की आलूदगी को कम करने में मदद देते हैं, और उसको बहुत सराहा जा रहा है। बिल्कुल ऐसे ही ये तालिबात नदी कोरंगी के किनारे बांस के सांचों पर पौधे लगाकर बहते पानी की आलूदगी को कम कर रही हैं। ये तैरते हुए सांचे वाटर फिल्ट्रेशन सिस्टम की तरह काम करते हैं और आम आलूदगी के साथ साथ पानी से सनती आलूदगी जो है ना उसको भी कराची में बड़ी जरूरत है। ये बड़ी जरूरत है। ये तालिबात जो है, इनकी टीम स्टूडेंट सोसाइटी ऑफ क्लाइमेट चेंज और अमरीकी कॉन्सुलेट की जानिब से जो साउथ एशियन ममालिक हैं उनके लिए मुनक्किद किए गए मुकाबले की भी फातेह करार पाई हैं, और इनको आलमी सतह पर बहुत ज़्यादा सराहा जा रहा है। पाकिस्तान में तो डेफिनेटली सराहा ही जा रहा है, लेकिन आलमी सतह पर भी सराहा जा रहा है। तो हमारे साथ उनकी टीम के 2 मेंबर्स मौजूद हैं, नाजिश अबड़ो और अलीशा असलम। इन दोनों से ज़रा बात करते हैं और इनको मुबारकबाद भी देते हैं, और जाके उनका ये जो प्रोजेक्ट है वो किस तरह से बना, क्या क्या इन्होंने किया और कितनी मेहनत दरकार थी। थैंक यू सो मच आप दोनों का, नाजिश एंड अलीशा, हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले नाजिश बताइएगा, इस मुनफरिद आइडिया के बारे में कहाँ से आगाज़ हुआ था? बेसिकली मेरे साथ मेरे 4 मेंबरान थे, ठीक है। हम सब ने पहले तो ये कोर्स कंप्लीट किया था जो स्टूडेंट सोसाइटी ऑफ क्लाइमेट चेंज ने हमें दिया था, जो बियॉन्ड द क्लासरूम इसको अभी मॉनिटर करते हैं। तो हमने ये आइडिया तजावीज़ दिया कि हमें कोई ऐसा नेचर बेस्ड सोल्यूशन की तरफ जाना चाहिए जो हमारे कराची को क्लीनर और ग्रीनर कर सके। तो इसी तरह हम चारों ने फ्लोटिंग वेटलैंड्स का इंतखाब किया, और हमने सोचा क्यों ना हम लियारी और कोरंगी की नदी पे अपना पायलट प्रोजेक्ट करें। फिर हमने सोचा कि अगर लियारी और नदी पे करेंगे तो वो बहता हुआ पानी है, तो उस बहते हुए पानी को होल्ड करने के लिए हमने बैम्बू स्ट्रक्चर बनाया। उस पर हमने सोचा कि वाटर लैटिस जो होता है, जो एक्वेटिक प्लांट्स है, वो अमूमन 95% ऑफ हैवी मेटल को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। और आप अगर देखें तो कराची में कितना हद तक मसला है, कोरंगी नदी में, लियारी नदी में हैवी मेटल्स डंप किए जाते हैं। तो और फिर जब हम रिसर्च करते रहे, हमें ये भी पता चला कि ना सिर्फ हम पौधे लगाएं बल्कि बायोलॉजिकल सोल्यूशन भी करें, ताकि हम कार्बन फिल्टर्स लगा के COD एंड BOD की मिकदार को भी बहुत हद तक कम कर सकें। दैट्स इंटरेस्टिंग। वक्त कितना लगा इस आइडिया को प्रैक्टिकली करने में, फ्लोटिंग वेटलैंड को बनाने में?
बेसिकली हम इनिशियल स्टेजेस में रिसर्चर्स में थे। हमारे मेंटोर थी डॉक्टर फौजिया परवीन, ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं आगा खान से। वो हमारे प्रोजेक्ट को लीड करी थी। उन्होंने हमें प्रॉपर एक फ्रेमवर्क बना के दिया और उनकी गाइडेंस के अकॉर्डिंग हमने पानी कलेक्ट किया कोरंगी नदी से और फिर उसको PCSI लेबोरेटरी सेंड किया और उसकी टेस्टिंग कराई ताकि हम पता कर सकें कि कितने हद तक हैवी मेटल्स जो हैं वो डब किए गए हैं। फिर हम हमारे जो प्लांट्स हैं वो उस हिसाब से उनकी सूटेबिलिटी देख के उसको प्लांट करें। ठीक है अरीशा, आपसे मैं जानना चाहूंगी तो ये सारा प्रोसेस। ठीक है अरीशा, आपको सपोर्ट कौन कौन से इदारों की थी और क्या गवर्नमेंट लेवल पर भी आपको सपोर्ट किया गया या पिच किया आपने ये आइडिया जाकर कि ये आइडिया है और ये बड़ा फायदेमंद हो सकता है कराची के लिए? अच्छा, पहले हम एक प्रोग्राम का हिस्सा थे और ये प्रोग्राम जो है वो ईयर लॉन्ग प्रोग्राम है। तो हम वेट कर रहे थे कि ये प्रोग्राम ख़त्म होगा तो हम गवर्नमेंट से फिर एड मांगेंगे। तो अभी हम गवर्नमेंट ऑफ सिंध को हमने रीच आउट किया और हमने अपना क्लाइमेट जो आइडिया है उसको भी पिच किया है एंड वी आर वेटिंग फॉर देयर रिप्लाई। और जैसे ही वो रिप्लाई करेंगे फिर हम उनसे हम चाह रहे हैं कि हमें एक एरिया प्रोवाइड किया जाए जहाँ पे हम इसकी फुल फ्लेज टेस्टिंग वगैरह कर सकें। एंड आई ऑल्सो रियली वांट टू ऐड कि मेयर ऑफ कराची सर मुर्तज़ा वहाब से मेरा अभी भी इसी मसले के बारे में हम बात कर रहे हैं और उन्होंने हमें बुलाया भी है। और आई रियली वांट टू थैंक सिंध गवर्नमेंट, फर्स्ट लेडी आसिफा भुट्टो जरदारी। मैंने उनको एक लेटर लिखा था एंड उन्होंने प्रॉम्प्टली मुझे इस पर रिप्लाई भी किया जिसकी वजह से मेयर ऑफ कराची ने खुद हमें रीच आउट किया है। एंड मे बी आज इसी के बाद उन्होंने मुझे KMC ऑफिस बुलाया है, तो अगर हो सकता है तो वी विल फर्दर डिस्कस ऑन दैट एंड सिंध गवर्नमेंट इज विलिंग टू सपोर्ट प्रोवाइड अस वर्क फोर्स जो हम That's great, that's great. अच्छा अरीशा, ये बताइए कि कैपेसिटी की अगर हम बात करें, कैपेसिटी कितनी ज़्यादा है आपकी टीम के पास? अगर आपको ग्रांट मिल भी जाती है, एड मिल भी जाती है सिंध गवर्नमेंट की जानिब से, कितने बड़े लेवल पर एक दिन के अंदर जो है आप पानी को क्लीन कर सकते हैं या फिल्टर कर सकते हैं? अच्छा देखिए, अभी जो हमारा प्रोजेक्ट है उसमें अभी भी बहुत सारी साइंस और रिसर्च जो है वो बाकी है। अभी हम लोग 2 टेस्ट ऑलरेडी करवा चुके हैं PCSIR लेबॉर्ट्री से। पहले जानना ये बहुत ज़रूरी है कि जो कुरंगी का पानी है उसके अंदर कौन कौन से पोल्यूटेंट्स मौजूद हैं ताकि हम एक ऑप्टिमल प्लांट चूज़ कर सकें। हर प्लांट की अलग अलग सलाहियतें होती हैं। अब हमें लगता है कि वाटर लेटेस्ट में वो अभी सारी सलाहियतें हैं कि वो इन पोल्यूटेंट्स को एब्जॉर्ब कर सके, बट जब तक हमारे पास सही रिजल्ट्स नहीं आते हम एक कंक्लूसिव रिपोर्ट नहीं बना सकते। ठीक है, और आपने इंटरनेशनली इस मॉडल को स्टडी किया है, कहीं ये मॉडल कामयाबी से चल रहा है, एप्लीकेबल है? जी 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 जी, बलूचिस्तान में भी है। बेसिकली ये कंस्ट्रक्टिव वेटलैंड कहलाते हैं, इसको एक एशियन मेथड कहा जाता है। और हमारा जो मेथड है वो हम सॉइल बेड्स नहीं बना रहे, हम बहते हुए पानी को कैसे साफ कर सकते हैं, क्योंकि कराची का जो क्योंकि इकोसिस्टम है ना वो फ्रेश तो है, जैसे 48 ड्रेन्स हैं वो कुदरती तरीके से हमें बारिश के थ्रू पानी मिलता है। अब उसमें हम सीवेज डाल देते हैं, उसमें हम हैवी मेटल्स डंप कर लेते हैं, प्लास्टिक डेब्रिस आ जाता है जो हमारे प्रोजेक्ट की तरफ रेजिस्टेंस है। तो हमें कराची की एनाटॉमी को देखकर अपने प्रोजेक्ट को उसको सही से इम्प्लीमेंट करना है, जिसके लिए अब हम लार्जर स्केल की तरफ जा रहे हैं। जैसे हमें 1000 फंडिंग मिली है US स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से। जी ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। ठीक है, थैंक यू सो मच। हमारे साथ नाजिश मौजूद थी और अरीशा मौजूद, और आई होप इनकी मीटिंग जो है आगे गवर्नर सिंध से करने वाले, गवर्नमेंट कराची से करने वाले, वो कामयाब भी रहे और ये बड़ी लेवल पर भी। आज तो ऐसा लग रहा है कि इट्स अचीवर्स प्रोग्राम टुडे। हम जितने एपिसोड के अंदर अब तक तकरीबन जितने लोग आए हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अचीव करके बैठे हैं, और यही हमारी कोशिश है कि ऐसे कैरेक्टर्स जो यूजुअली आम लाइफ के अंदर सामने नहीं आ पाते उनको आपके सामने लाएं और बताएं कि पाकिस्तान में अच्छे काम भी हो रहे हैं और कितने ज़बरदस्त हो रहे हैं, और यंगर स्लॉट्स के जरिए, यंगर लॉट के जरिए हो रहे हैं। जितने भी यंगस्टर्स हैं वो ये कर रहे हैं, तो हम आपको बताते रहेंगे। वंस अगेन थैंकिंग दीज 2 यंग गर्ल्स। आगे बढ़ते हैं, एक ब्रेक लेते हैं, लेकिन ब्रेक से जब वापस आएंगे कुछ पाकिस्तान अमेरिका रिलेशनशिप के हवाले से बात करेंगे। इट्स अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपको बताया था कि हम बात करेंगे पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात के बारे में। अमेरिका में नई ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के आने के बाद काफ़ी पॉलिसीज़ चेंज हो रही हैं। रिसेंटली अब जो खबर आई है वो ये कि अमेरिका ने हाल ही में 90 रोज़ के लिए अपने गैर मुल्की इमदादी प्रोग्राम्स जो हैं उनको बंद कर दिया, और बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स जो पाकिस्तान में चल रहे हैं उनका ताल्लुक बराह रास्त अमरीकी इमदाद से है। तो उन प्रोग्राम्स का क्या होगा, तो हमने सोचा इसके ऊपर बात करते हैं, और नई एडमिनिस्ट्रेशन के साथ पाकिस्तान की पॉलिसी क्या होने वाली है, ताल्लुकात कैसे होने वाले हैं, इसके ऊपर हमने बात।
आमर चीमा हैं, सीनियर तज्जियाकार हैं, उनसे ज़रा राय लेते हैं कि वो हमें क्या बता पाएंगे। चीमा साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। जी जो 90 रोज़ के लिए अहम इमदादी प्रोग्राम्स के हवाले से इमदाद की जो मुअत्तली है हम देख रहे हैं, कितना मुतासिर नज़र आता है इससे पाकिस्तान? आपको क्या असर होगा इस इक़दाम का? बहुत शुक्रिया। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो स्टेट डिपार्टमेंट में जब मार्को रूबियो आए एज ए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया कि हम हर वो पैसा जो दुनिया में अमेरिका भेज रहा है उसकी अकाउंटेबिलिटी करेंगे और देखेंगे कि क्या वो अमेरिका को फ़ायदा पहुंचा रहा है या नहीं पहुंचा रहा। सो उन्होंने तमाम जो एड है उसको बंद कर दिया। मुझे याद है लास्ट टाइम बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में, पिछली एडमिनिस्ट्रेशन ने तकरीबन $102 मिलियन पाकिस्तान के लिए अप्रूव करवाए थे। तो अगर पूरे साल के अंदर पाकिस्तान को $100 मिलियन आ रहा है तो दैट्स नॉट अ बिग मनी फॉर पाकिस्तान। सो हमारे लिए कोई ये नहीं है कि बहुत बड़ी एड बंद हो गई है, और ना ही हम इस वक्त कोई मिलिट्री असिस्टेंस ले रहे हैं, कोई सिविलियन असिस्टेंस ले रहे हैं। जिस तरह हमें, आपको याद होगा, कैरी लुगर बिल के जरिए पाकिस्तान को उस वक्त पैसे दिए गए थे। ना ही कोई कांग्रेस की अप्रूवल है इस वक्त के पाकिस्तान को पैसे दिए जाएं। तो ये अमेरिका पूरी दुनिया के लिए किसी के लिए 100 मिलियन, किसी के लिए 200, किसी के लिए 400 करवाता रहता है। हमारे लिए तो बहुत थोड़ी सी एक अमाउंट है जो यूएस एड या यहाँ पे जो अमेरिका के एम्बेसडर हैं वो शायद अपनी स्वाबदीद पे कुछ पैसे लगाते होंगे। नहीं तो चीमा साहब, हम ये समझ सकते हैं कि इससे कोई खास ताल्लुकात पर फर्क नहीं पड़ेगा या पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी पर कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा और हम चाइना की तरफ हमारा ज्यादा रुझान नहीं होगा, हम ये कह सकते हैं? देखिए, जैसे मैंने पहले बताया कि एक तो बहुत बड़ी एड पाकिस्तान में आ ही नहीं रही, एक बात। दूसरी बात यह है कि अभी नई एडमिनिस्ट्रेशन रिव्यू करना चाहती है पूरी दुनिया को, तो उस सिलसिले में वो चाइना को भी रिव्यू कर रहे हैं, इंडिया के साथ भी रिव्यू कर रहे हैं, यूरोप के साथ भी चीज़ों को रिव्यू कर रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि इतनी जल्दी पाकिस्तान को कंक्लूजन ड्रॉ करने चाहिए। अभी हाल ही में जो वर्ल्ड बैंक की तरफ से $20 अरब के जो प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान में आ रहे हैं, दैट इज वन एग्जाम्पल। वो अमेरिका की या बाकी वेस्टर्न मुल्कों की अप्रूवल के बगैर तो नहीं इतना। वन लास्ट क्विक क्वेश्चन, ये जो मुख्तलिफ तारकीन वतन को, इमिग्रेंट्स को ग्वांतानामो बे भेजने का फैसला किया गया है, इसका क्या इम्पैक्ट आप देख रहे हैं? देखिए, बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप ग्वांतानामो बे की जब बात करते हैं तो वो इस चीज को सिंबलाइज कर रहे हैं कि मैं किसी किस्म की माफी नहीं दूंगा उन लोगों को जो इलीगल अमेरिका के अंदर है। फॉर एग्जांपल, जिन लोगों को अभी तक भेजा गया है ग्वाटेमाला या मैक्सिको या कोलंबिया में, आप देखिए उनको किस तरह भेजा जाता है। उनको मिलिट्री प्लेन्स के अंदर भेजा जाता है, उनके पाँव को बेड़ियां डाली जाती हैं, उनके हाथों को बेड़ियां डाली जाती हैं। तो वो जो जिस अंदाज से भेजा जा रहा है और जिस तरीके से भेजा जा रहा है, बेसिकली वो सिंबलाइज कर रहे हैं कि हम इन लोगों को माफ नहीं करेंगे। इट्स बीन वेरी क्लियर कि वो बिल्कुल लचक नहीं दिखाएंगे, जो उन्होंने वादे किए थे वो पूरे भी करेंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर चीमा हमारे साथ मौजूद थे, कमर चीमा हमारे साथ मौजूद थे। एग्जैक्टली इस पर बात की जा सकती है, तो कोशिश करेंगे मजीद भी बात करें, इस तरह की खबरें आती रहती हैं। वक्त हमारे पास प्रोग्राम का हो चुका है खत्म। इंशाल्लाह आपसे मंडे को मुलाकात करेंगे। गुड वीकेंड, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।